Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलाम वालेकुम and good morning everyone. Welcome to Good Morning. आज मैं आदम काज़मी और मैं हूं सबाशी। उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मजे में होंगे, टिप टॉप होंगे और अपनी लाइफ को भरपूर तरीके से एंजॉय भी कर रहे होंगे। लेकिन साथ साथ कुछ ऐसे मसाइल हैं जो आप समेत हम लोग भी उन मसाइल से, क्योंकि पानी का मसला जो है वो सभी का मसला है और आजकल मेरे घर में भी बहुत ज़्यादा मसला हो रहा है। मैं समझ रही थी कि शायद डिफेंस का एरिया कराची में आके ऐसा होगा जहां पर इस तरह के मसाइल नहीं होंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा शायद मसाइल मुझे वहीं पर फेस करने पड़े जहां पर पानी आप बगैर टैंक के तो यूज़ ही नहीं कर सकते। तो आज हमने क्यों सोचा क्यों ना हम इसी हवाले से कुछ बातचीत करें कि जिस तरह के क्राइसिस कराची पानी के हवाले से मिल रहे हैं, वो क्राइसिस किस हद तक बढ़ चुके हैं, उसका जिम्मेदार कौन है। और अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 44% अफराद ऐसे हैं जिन्हें साफ पानी मुहैया ही नहीं है और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको पानी ही मुहैया नहीं है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ मसाइल का जो है उन लोगों को सामना रहता है। कराची बात करें खास तौर पर जहां पर इस वक्त पानी के कुछ ज्यादा ही मसाइल चल रहे हैं, तो हमारी 20 लाख की जो आबादी है इस वक्त कराची में, उसमें हमें तकरीबन 100 मिलियन गैलन जो है वो पानी की जरूरत है इस वक्त, लेकिन ये भी हम लोग मीट नहीं कर पा रहे हैं। इतनी ज्यादा आबादी होने के बावजूद, 2 करोड़ की आबादी होने के बावजूद भी जो है वो हमें ये मसाइल, और ऐसे में जिसको सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है वो है जनाब हमारे टैंकर माफिया, जिन्होंने लूट मचाई हुई है और जगह जगह पर, चाहे वो पोश एरियाज हो चाहे फिर हमारे जो है मुस्लिम एरियाज हो, हर जगह पर जो है वो अपना ये टैंक माफिया लेकर चल रहे हैं, जिससे लोगों को मजीद मुश्किलात का सामना है। पानी महंगे से महंगा होता जा रहा है और बेसिक जरूरियात के लिए जो है वो इंसान इस वक्त तरसता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आज हमने सोचा क्यों ना इसी सब पर बात करें और एक कराची का अहम मसला है जिसको हमने सोचा कि आज जेरे बहस लाया जाए। बिल्कुल सही कह रही है ना। एक तो वैसे ही एशिया में पानी की इतनी किल्लत है, ओवरऑल अगर एशिया देखा जाए और फिर पाकिस्तान की खासकर कराची की बात की जाए तो कितनी ज्यादा दुश्वारी होती है पानी के लिए। मतलब कराची रेवेन्यू जनरेट करके देता है और इतना रेवेन्यू जनरेट करता है कि पूरे पाकिस्तान जो है उससे चलता है। अच्छा, हमारे पास पोर्ट्स भी हैं, पोर्ट कासिम है, हमारे पास कराची बंदरगाह है, हमारे पास झील है, हमारे पास हब डैम है, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया ने 114 जो है वो डैम्स बना लिए हैं ताकि वो जखीरा कर सके पानी का। लेकिन हमारे पास तरबेला और मंगडा डैम की जो सूरत हाल है वो ये है कि वहाँ पर अब मिट्टी भरती जा रही है, इतनी उनके अंदर पार ही नहीं है डैम्स के अंदर कि वो जखीरा कर सकें पानी का। अच्छा, ओवरऑल अगर पानी के हवाले से बात की जाए तो कराची, जितने भी कराची टाइज हैं उन सबका यही मसला होता है क्योंकि ये बेसिक नेसेसिटी है। टैंकर माफिया अलग है, इसके अलावा अगर बात की जाए कि जी टैंकर माफिया से जब आप तंग आ जाते हैं, 2-2, 3-3 दिन, 4-4 दिन करते रहते हैं, इतने ज्यादा वो पैसे लेते हैं लेकिन फिर भी वो नहीं आते हैं, फिर आप इधर उधर से किसी के घर चले जाते हैं या बाल्टियों में मग्गों सारा करते हैं। उसके बाद आपकी सोच आती है कि जी अब डोमेस्टिक ड्रिलिंग कराई जाए, यानी कि आप बोरिंग की तरफ जाएं। तो जब आप बोरिंग की बात करते हैं तो उसमें भी यही प्रॉब्लम आती है कि उनकी भी एक अलग माफिया बनी हुई है, उन लोगों ने भी रेट्स बहुत ज्यादा हाई किए हुए हैं और फिर वो ड्रिलिंग का मामला होता है और फिर वो आप NOC लें, इजाजत लें और फिर उसके बाद आप बाकायदा तौर पर ड्रिलिंग कराएं। लेकिन फिर भी अगर पानी ही नीचे नहीं है तो बहुत सारे लोग कहते हैं जी हमारा तो कुआं ही खुश्क हुआ हुआ है क्योंकि नीचे पानी नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं जी हमारा कुआं नमकीन है, पानी भी खा रहा है, तो अब मीठे पानी के लिए आप क्या करेंगे। तो बड़ी ड्रास्टिक की सूरत हाल है ओवरऑल कराची की। अगर देखा जाए तो इतना वसाइल वाला ये शहर है, इतने सारे लोग, इतने मल्टी टैलेंटेड लोग यहाँ पर रहते हैं, लेकिन हम बुनियादी सहूलतों से जाने कब सिंध गवर्नमेंट इस पर नजरसानी करेगी। और एक और मामला किंजर झील वाला मामला जहां से सप्लाई होती है पानी की, और अभी थोड़े दिन पहले मैं एक रिपोर्ट पढ़ी थी जिसमें कहा था कि जी पानी गंदा हो रहा है, पानी गंदा हो रहा है, उससे लोगों के गुर्दे फेफड़े खराब हो रहे हैं। तो मुझे इसी बात से याद आया कि मेरी तरफ जो पानी आ रहा था, इवन बात लेने के लिए भी पानी था कि मैं सोच रही थी कि यार इस पानी से बात भी लिया जाए या नहीं, इतना गंदा पानी आ रहा था। तो पीने के मसाइल अपनी जगह, उसके अलावा आपके डेली इस्तेमाल के लिए भी पानी इस काबिल नहीं है कि वो आप पानी यूज कर सकें। तो इसी हवाले से जो है वो हम मिलेंगे कराची में पानी के मसाइल से 2-4 आवाम से और सुनेंगे उनकी परेशानी। मैं नाजमाबाद के इलाके में रहता हूँ। वहाँ पे चूँकि जिस जगह मैं रहता हूँ वहाँ पानी लाइन का और बोरिंग का मिक्स आता है। हमारे यहाँ पानी 3rd डे आता है मेरे, और पानी इतना साफ पीने के काबिल है। जो 15 दिन में 20 दिन में एक दफ़ा टैंकर डलवाना ही पड़ता है, जाहिर है। वहाँ पे वैसे बोरिंग का पानी है तो नमकीन पानी से उससे आप बताएं कितना ख़राब है, हमारी स्किन के लिए ख़राब है, हमारे सारे बालों के लिए ख़राब, कपड़े वपड़े सब कुछ
साफ धुलते ही नहीं उसके बिल्कुल भी। और मिलेंगे एमडी कराची वाटर बोर्ड से और मालूम करेंगे कि शहर को पानी की कमी की क्या। कराची को पानी के दो सोर्स हैं, एक धाबेजी या फिर उससे पहले किंजर लेक और एक हब रिवर डैम। हब डैम से हमें 100 मिलियन गैलन पानी मिलना चाहिए और धाबेजी से हमें 550 मिलियन, तो ये कुल मिला के हो गया 650 अगेंस्ट रिक्वायरमेंट ऑफ 1250। और मिलेंगे पानी की कमी का मसला हल करने वाले बोरिंग करने वाले कारीगर से। अभी ज्यादा है काम, पहले इतना नहीं था। अभी इस दौर में काम ज्यादा हो गया, बहुत पानी का टेंशन है बहुत लोगों को। पीने का पानी इधर लोग नहीं देते, सारे इलाकों में बस पानी चाहिए, सारे इलाकों में पानी बहुत है डैम में, लेकिन छोड़ता ही नहीं है अभी। ये सब स्टोरीज हम आगे चलकर देखेंगे, लेकिन पहले नजर डाल लेते हैं कि आज अखबार की शायद सुर्खियां क्या कह रही हैं। चलें जनाब, हमें एक मौका चाहिए होता है कि जिसके अंदर हमने ऑफ पे भी बैठ के साथ में बातें करनी होती थी और उसके बाद फौरी आते हैं चले दिया बात करते हैं कुछ अखबारों के बारे में। सबसे पहले आज की बड़ी और अहम खबर, शाहिद खाकान अब्बासी वजीर आजम मुंतखब, हकीकी वजीर आजम नवाज शरीफ कुर्सी पर वापस आएंगे, ऐसा कहना है इन्हीं का। शाहिद खाकान अब्बासी का ये बयान जो है वो इंतहाई अहम है कि वो इस सीट पर आने के बाद भी ये कह रहे हैं कि हकीकी वजीर आजम जो है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ही हैं और जब भी आएंगे वही इस कुर्सी पर वापस आएंगे। अदालती फैसला आवाम ने कबूल नहीं किया। 45 रोज में 45 माह का काम करके दिखाऊंगा। तमाम इदारे एक कश्ती में सवार हैं और ये जो है वो सारे बयानात नौ मुंतखब वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की जानिब से दिए गए हैं। अच्छा जी, डेफिनेटली नए वज़ीर आज़म नामजद हुए शाहिद खाकान अब्बासी। उनकी लीड जो आपने पढ़ के लीड जो है जंग ने उसको भी अपनी मेन लीड का हिस्सा बनाया, तो मेरे ख्याल में इसको रीड आउट करने की जरूरत नहीं। हाँ, ये जरूर मेंशन कर देती हूँ कि इस लीड में यहाँ मेंशन है कि शाहिद खाकान अब्बासी 221 वोट लेकर कायदे अवान मुंतखब हुए, जबकि नवीद कमर 47, शेख रशीद 33 और ने 4 वोट लिए और 45 दिन में 45 माह का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि जी सिर्फ ऐसे ही नहीं आके बैठ गए सीट के ऊपर, और इसके अलावा हमने देखा कि शाहिद खाकान अब्बासी के हवाले से, क्योंकि अब वो हमारे नए अबूरी प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उनकी अगर पर्सनैलिटी के हवाले से बात की जाए या ओवरऑल उनकी बॉडी लैंग्वेज के हवाले से बात की जाए, तो मैं यही कहूँगी कि वज़ीर आज़म नए हैं लेकिन स्टांस और सियासत बिल्कुल वही पुरानी है। आते उन्होंने LNG के हवाले से कहा कि जब भी उस मसले पे किसी को कोई बात करनी हो तो मैं हाजिर हूँ, और बहुत ज़्यादा खुलकर बोले और बहुत ज़्यादा लाउड एंड क्लियर बोले। बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर मजीद कुछ खबरें हम यहाँ से शामिल करें तो उसमें एक खबर है इमरान खान की अहलियत के हवाले से। ये केस जो कि अभी ज़ेर समाअत ही है, ममनुअफ़न सब किए जा सकते हैं, कानून में नाअहली की सजा मौजूद नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कहना है। जबकि इमरान का सर्टिफिकेट गलत साबित करना होगा, मामले पर हुकूमत क्यों कार्रवाई नहीं करती, दस्तावेजात में जालसाजी मुमकिन मगर कार्रवाई ज़ाब्ता फौजदारी में ही हो सकती है। अच्छा, इमरान खान के हवाले से यहाँ पर खबर तो मेंशन है, लेकिन कल से खबर बड़ी गर्दिश कर रही है और आयशा गुललई ने जो इल्जामात लगाए हैं इमरान खान पर, चेयरमैन PTI के ऊपर, बहुत ही संगीन इल्जामात है, जिसमें उनका ये कहना था कि PTI में काम करने वाली तमाम जो खवातीन हैं उनकी इज्जत महफूज नहीं है, ये जो पूरा टोला है, ये इस हवाले से बहुत से इल्जामात जो है वो इमरान खान पर उनकी टीम के ऊपर लगाए गए। जिसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि मैं चाहूंगी कि सुप्रीम कोर्ट नाअहली केस में इस चीज़ को भी जो है वो ज़ेर गौर रखे कि यहाँ पर काम करने वाली इज्जत जो है वो महफूज नहीं है। एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा के वो इस वक्त PTI छोड़ चुकी हैं और इसके बाद कहा भी ये जा रहा है कि वो नून लीग जो है वो ज्वाइन कर रही हैं। तो ये भी एक अहम खबर थी जो मैंने सोचा इसके साथ शेयर कर सकूं। यहाँ इस अखबार में इस हवाले से कोई खबर ऐसी मेंशन ही नहीं। हालांकि देखा जाए तो डेफिनेटली इमरान खान साहब अब जो पनामा केस है उसके बाद तो मजीद ज्यादा जो एक पर्सनालिटी बन गए, सबकी नजरें उनकी तरफ है कि जी देखें इतनी जबरदस्त उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को नाअहल करार दिलवा दिया। अच्छा, इसी हवाले से जो आयशा गुललई की हवाले से यहाँ पर जंग ने मेन लीड लगाई हुई है और हाँ, उन्होंने कहा है कि इल्जामात झूठ, इमरान ने खवातीन को हमेशा दी, तहकीकात की जरूरत नहीं, कल स्टेज पर थी, टिकट न मिलने पर नाराज हैं, ऐसा कहते हैं तहरीक इंसाफ। जबकि इमरान बद किरदार, किसी लड़की की इज्जत महफूज नहीं, तहरीक इंसाफ की रुकन असम्बली आयशा गुललई ने पार्टी छोड़ दी। अच्छा, ये सीरियस
लगाए गए हैं। उसके बाद हमने देखा कि एक बिल्कुल ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे एक बोलचाल सा था कि जी इस तरीके से उनकी जो अपनी पार्टी की कारकुनों ने उन्होंने सीरियस एलिगेशन लगाए। उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि इस तरह का सिलसिला 2013 से जारी था, लेकिन साथ साथ जब उनसे शवाहिद मांगे गए तो उन्होंने कहा जी मेरे पास टैक्स है और पीटीए को चाहिए कि वो ये तमाम टैक्स उनको दे दे। और साथ साथ बार बार जो वो एक चीज़ का जिक्र कर रही थी, वो कह रही थी कि इमरान खान साहब के पास जो ब्लैकबेरी है उनका ब्लैकबेरी चेक करें और वो दूसरों को भी कहते हैं कि आप ब्लैकबेरी ले लें। लेट्स सी कि ये किस हद तक दुरुस्त है, किस हद तक नहीं है। लेकिन उसके फौरन बाद फवाद चौधरी का रिएक्शन आ गया था और फिर वो कह रहे थे कि जी टिकट के हवाले से कुछ मसाइल हुए और वो सीट चाहती थी, टिकट चाहती थी, इस वजह से जो है इस तरह का मसला पेश आया। लेकिन सब बड़ी अजीब बात यह है कि 2013 का मैसेज आपने अब तक संभाल के रखा और इतनी देर आपने खामोशी क्यों रखी? 2017 आ चुका है। अनम उसके ऊपर उन्होंने कहा ना कि जी जब 2013 में मुझे ये मैसेज आया तो उसके बाद फिर मैंने ये किया कि मैं बहुत ज्यादा बनी गाला में जो भी इजलास होते थे उनमें एक्टिव नहीं रहती थी, लेकिन अवाम की जब तो मैं उठ खड़े होकर आवाम का साथ देती थी। लेकिन अब जो है वो मुझे सीट की जरूरत नहीं है। उन्होंने अपना बैकग्राउंड भी बताया कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने किस तरीके से उनको कहा कि मैं आपकी वालदा की तरह हूँ और मैं आपको 2 टिकट्स देने के लिए तैयार हूँ। तो सारा कुछ उन्होंने अपना बैकग्राउंड बताया। लेकिन खैर लेट्स सी, ये तो अब पीटीए जाने या कानून नाफिज करने वाले तो वो तमाम इदारे जाने या सुप्रीम कोर्ट जाने या जो भी इसके बारे में ट्रायल होता है या नहीं होता, और इस हवाले से लेकिन 62-63 पे उन्होंने जरूर जोर दिया। बिल्कुल तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन का इस वक्त पार्टी फंडिंग केस के हवाले से भी कहा जा रहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट को इस चीज के बारे में भी थोड़ा सा सोचना चाहिए, थोड़ा सा इस हवाले से इंक्वायरी करनी चाहिए। तो इंक्वायरी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इस सब पर भी जो है वो आगे चल के अपने जो इदारे हमें बताते हैं उनसे बात करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट अगर खबर हम यहाँ पर शेयर करें तो नेक्स्ट खबर है जनाब जनरल बाजवा की, जमहूरियत के साथ कमिटेड हूँ, सब देख रहे हैं और हम मुतमईन भी हैं। जमहूरियत आगे बढ़ रही है, ये अच्छी बात है। हर चीज ठीक जा रही है और वो वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की हक बर्दारी की तकरीब में उन्होंने गुफ्तगू की, जिसमें वो काफी सेटिस्फाइड भी नजर आए हैं कि ये जो डिसीजंस किए गए हैं ये काफी सेटिस्फैक्टरी हैं। ठीक है, अच्छा जी शॉर्ट न्यूज में शामिल कर लेती हूँ। शॉर्ट न्यूज में जो है वो अच्छा सारी न्यूज आज इतनी इंपॉर्टेंट लग रही है कि एक एक करके लग रहा है सारी शामिल करनी पड़ेगी, लेकिन टाइम बड़ा कम होता है। अच्छा, ये है शाह महमूद का वजीर आजम से मिलने से गुरेज। ये जो खबर है ये इस तरह से है कि उन्होंने सिर्फ उनको दूर से वेव कर दिया और फिर वो चले गए। अच्छा जी, शरीफ फैमिली के नाम ECL में डालने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त। 120 पीपल्स पार्टी ने ज़मीनी इंतखाब के लिए उम्मीदवारों से दरख्वास्तें तलब कर दी हैं, इन एक्शन है। अच्छा जी, वज़ीर आला की इस्लामाबाद रवानगी, सिंध एपिक्स कमेटी का इजलास मुलतवी कर दिया गया है। एक अहम इजलास होने वाला था एपिक्स कमेटी का, जिसमें मजीद सूरत हाल तय करना थी, जो कि कैंसिल कर दिया गया है। और जजेस से मुतालिक मवाद सोशल मीडिया पर डालने के मुलजिम की जमानत भी मंजूर। अच्छा, और जो दीगर खबर है जो और शॉर्ट न्यूज़ में अगर मैं बताना चाहूँ तो वो ये है कि 5 साल पहले शीरी मजारी भी बेहुदा इल्ज़ामात लगा चुकी हैं, पूरी तरीके इंसाफ के इम्तियाजी सलूक का शिकार है। अच्छा, 5 साल पहले फौजिया कसूरी और शीरी मजारी के हवाले से भी इस तरह की बातें आई थी, लेकिन उन्होंने इस तरह के सीरियस एलिगेशन डायरेक्टली नहीं लगाए थे। लेकिन आयशा गुल अलई का जो मामला है उसके ऊपर उन्होंने डायरेक्टली पॉइंट आउट किया है तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को। और इसी हवाले से जब नाज बलोच को भी लिया गया था तो उन्होंने ये कहा कि नहीं उनका फोकस जो है वो सिंध से ज्यादा खैबर पख्तूनख्वा की सियासत पे है, लेकिन हमेशा इमरान खान साहब ने उनकी इज्जत की और रिस्पेक्ट की। बिल्कुल सर, हमने कल देखा कि तहरीक इंसाफ की जो खवातीन रहनुमा थी उन्होंने उसके बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और इस बात की वजाहत भी की कि हम तमाम खवातीन जो हैं वो इस बात पर बिल्कुल मुत्तफिक हैं कि ये तमाम तर इल्जामात गलत हैं और हम यहाँ पर बिल्कुल आराम से काम करते हैं, बल्कि जो इल्जाम लगा रहा है दरअसल वही जो है वो अपनी पार्टी को बदनाम करने की साजिश कर रहा है। बिजनेस रिकॉर्डर की जाने बढ़ते हैं और फाइटिंग टैक्स इवेजन विल बी प्रायोरिटी सेज न्यू प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी। और उनकी हल्फ बर्दारी बताया कि कौन कौन से मसाइल जो है वो अहम है जिन पर वो इन 45 दिनों में काम करेंगे। और यहाँ पर एक पिक्चर भी जो है वो इसी हवाले से लगाई गई है। अच्छा ठीक है, सेम पिक्चर यहाँ पर डॉन न्यूज़ ने लगाई हुई है और वो प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी की है। और दिलचस्प बात यह है कि देखें, अगर इस पिक्चर को जूम करके दिखा सकें कि यहाँ पर शाहिद खाकान अब्बासी है, लेकिन डाइस पे मियां नवाज शरीफ की तस्वीर लगी हुई है और ये बहुत सारी सवालात उठा रही है और ये बहुत सारा कुछ कह रही है पार के हवाले से कि जैसे था कि गिलानी साहब जब थे तो कहा जाता था कि सारी पार तो जरदारी साहब के पास है। तो इसके ऊपर हम एडिटोरियल पे बात करेंगे। इसके अलावा जो दूसरी लीड है वो है बासी स्पेल्स आउट प्लान्स टू विद इन टेक्स नेट और इंडियन आर्मी क्लेम्स किलिंग टॉप कश्मीरी फाइटर्स। तो ये तो थी जी आज की अहम लीड्स जो हमने आपको बताई और बहुत सारी लीड्स। हाँ, अहम और बहुत सारी लीड्स, यू नो, मतलब बंदा जल्दी उसको समझ नहीं आता कि एक न्यूज़ और हर खबर पे दिल करता है कि डिस्कशन की जाए
की जाए। बिल्कुल। खैर, अब मुख्तलिफ शहरों में पहले आप हाल चाल बता रही हैं लोगों को। चले बिल्कुल बढ़ते हैं इस्लामाबाद की जानिब और वहां पर हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ पार्टी फंडिंग केस की समाअत आज फिर से हो रही है। इस्लामाबाद में मजीद कौन कौन से इवेंट्स होंगे जानते हैं वसीम रज़ाक से। जी वसीम, अलैकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज ये बताइएगा क्या क्या एक्टिविटीज होने जा रही हैं आज इस्लामाबाद में? अगर इस्लामाबाद के मौसम की बात करें तो इस्लामाबाद का मौसम इस वक्त बहुत खूबसूरत है। इस्लामाबाद क्योंकि पहाड़ों के दरमियान घिरा हुआ एक खूबसूरत शहर है तो पहाड़ निखर चुके हैं। लेकिन सियासी हलचल की बात करें तो सियासी पारा आज भी हाई रहने का इम्कान है। सुप्रीम कोर्ट में आज सबसे पहले जो केस की समाअत होने जा रही है, पार्टी फंडिंग केस जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, इस केस की समाअत आज होगी 11:30 बजे इस केस की समाअत का आगाज होगा। लेकिन दूसरी जानिब कल जो आयशा गुलेलई की जानिब से जो संजीदा इल्जाम लगाए गए हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर जो इल्जाम लगाए गए हैं उस हवाले से जो इल्जाम है आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो पीटीआई खवातीन का जो विंग है आज नेशनल प्रेस क्लब के बाहर आज एहतजाज करने जा रहा है और ये आज शाम 4 बजे के करीब ये यहाँ पर किया जाएगा क्योंकि आज जो है शहर कौमी असम्बली का इजलास आज नहीं है। इसके अलावा दीगर जो सियासी एक्टिविटीज हैं वो भी जारी रहेंगी। लेकिन आयशा गुलेलई के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस पर तहरीक इंसाफ की जानिब से काफी सख्त रद्द-ए-अमल भी देखने में आया है। इसके साथ साथ कल शाम को ही इस बात का ऐलान भी किया गया था। तहरीक इंसाफ के जो खवातीन विंग है आज आयशा गुलेलई के कल जो बयानात उनकी जानब से सामने आए थे उस पर आज प्रेस क्लब के बाहर जो है एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो पार्टी फंडिंग केस है उसकी समाअत का आगाज 11:30 बजे होगा। कल भी इस केस की समाअत हुई थी और आज सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस की अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में क्योंकि छुट्टियां चल रही तो जो है समर वेकेशंस जो हैं वो जारी हैं तो 3 बेंच आज सुप्रीम कोर्ट में काम करेंगे, जिसमें एक बेंच की सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार करेंगे। दूसरे बेंच जो है जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में केस की समाअत करेगा, जबकि तीसरा बेंच जस्टिस एजाज अफजल खान की सरबराही में 2 रुकनी ये बेंच है ये भी केस समाअत करेगा। इस तरह सुप्रीम कोर्ट में 3 बेंच है और दूसरी जानिब आयशा गुलेलई। बहुत शुक्रिया। और आज हमारे आयशा गुलेलई के हवाले से ही अपडेट कर रहे हैं। लेट्स सी आगे बढ़ते हैं। लाहौर का यहाँ पर मौजूद है आज न्यूज की प्यारी सी नुमाइंदा हुमा भट्ट और इनसे जानते हैं कि शहर में आज कौन कौन से इवेंट्स होने जा रहे हैं। हुमा भट्ट, आजकल लाहौर शहर में सियासत का मौसम और कुदरती मौसम कैसा है? ये मैं इसलिए बार बार पूछती हूँ कि क्योंकि दोनों में ही आजकल रद्दो-बदल आ रहा है। अपडेट कीजिए। बिल्कुल ऐसा ही है और सियासी मौसम तो बाद में बताऊंगी, लेकिन कुदरती मौसम इस वक्त बहुत सुहाना है। हाँ। 2-3 दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि मौसम इस वक्त सुबह के वक्त तो बहुत ज्यादा यहाँ पर ठंडी हवाएं भी चलती हैं, बारिश भी हो जाती है, लेकिन बारिश के बावजूद मसला वही है, हब्स बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से ज़रा परेशानी सी रहती है। लेकिन मौसम अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि आसमान पर सूरज जो है वो देखने में ज़रा कम नज़र आ रहा है आजकल। अब कुदरती मौसम के साथ साथ मैं कल की बात कर दूं, इवेंट्स के ऊपर आती हूँ। इवेंट्स में मेन कल का ही इवेंट्स था जो कि YDA का एहतजाज था, जिसके ऊपर पुलिस ने तो पानी फेर दिया, लेकिन उसके ऊपर जो YDA है वो बहुत इस वक्त अग्रेसिव है और उन्होंने एमरजेंसी समेत तमाम जो सर्विसेज हैं हॉस्पिटल से वो विड्रॉ कर रखी हुई हैं। मुज़ाकरात की भी कोशिश की जा रही है लेकिन अभी तक मुज़ाकरात नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से अभी तक एमरजेंसी में तो कल सेक्रेटरी हेल्थ की तरफ से तमाम जो हॉस्पिटल्स के प्रोफेसर हजरात थे उनकी समर वेकेशन को ख़त्म कर दिया गया है और उनको फौरी तौर पर बुला लिया गया है कि वो हॉस्पिटल में आए और एमरजेंसी सर्विस जो है वो बहाल की जाए। लेकिन क्योंकि इंडोर और आउटडोर में क्योंकि YDA और बाकी तमाम जो डॉक्टर्स हैं जो PG ट्रेनीज अपने मुतालबात के लिए बाहर निकले थे और जिनका एक उनकी नशिस्त में इजाफा किया जाए और उसके साथ साथ उनके सर्विस स्ट्रक्चर्स को भी बहाल किया जाए, तो वो ये मुतालबे के लिए अभी तक यहाँ पर मौजूद हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि उनका जो मुतालबा है वो सुने। और उनकी तरफ से एक ही बात कही जा रही है कि नजम शाह जो कि सेक्रेटरी हेल्थ हैं उनसे किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे। बस वज़ीर सेहत जो है ख्वाजा सलमान रफीक वो यहाँ पर पहुंचे और उनसे बहुत शुक्रिया आपने अपडेट कर रही थी लाहौर से। बहुत सारी एक्टिविटीज हैं लाहौर के बारे में हम मजीद भी आपको बताते चलेंगे, लेकिन इस वक्त रुक करेंगे हम कराची का और वहां पर मौजूद है न्यूज के नुमाइंदे कफील अहमद। उनसे जानते हैं कि आज शहर में कौन कौन से इवेंट्स होने जा रहे हैं। जी कफील, अपडेट कीजिए। कफील, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? चलें जी, कफील अहमद से जैसे ही हमारा राब्ता होगा तो फिर हम पूछेंगे कायद में कौन कौन से इवेंट है। गुड मॉर्निंग। आज में कुछ मजीद न्यूज स्टोरीज भी आपको बताते चलते हैं। आपको बताएं कि लाहौर के यंग डॉक्टर्स ने एक बार फिर सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी के खात्मे में डॉक्टर्स पर तशद्दुद और सर्विस स्ट्रक्चर समेत दीगर मुतालबात के हक में सर्विस अस्पताल से GOR तक रैली निकाली। 3 घंटे एहतजाज के बाद जब डॉक्टर्स ने GOR में दाखिले की कोशिश की तो पुलिस की जानिब से वाटर कैनन से पानी और आंसू गैस के शेल्स फेंके और
को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस से मुज़ाकरात के बाद गिरफ्तार डॉक्टर्स को रिहा करके जेल रोड को खाली करवा लिया गया है। और ये कब इन लोगों का एहतजाज खत्म होगा? मरीजों को इतनी परेशानी होती है, हम ओपीडी जाते हैं तो कहते हैं जी डॉक्टर्स नहीं है, खुदा जाने अमला ही नहीं है, स्टाफ ही नहीं है। MQM के साबिक रहनुमा और साबिक रुकन सिंध असम्बली इरम अजीम फारूकी ने तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर ली है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि तहरीक की क़यादत चंद माह से उनसे राब्ते में थी और इसकी दरख्वास्त पर वो PTI ज्वाइन करने का ऐलान करती हैं। इरम अजीम फारूकी ने 2016 में MQM और सिंध असम्बली की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया था। और भाई 18 करीब आ रहा है, इलेक्शन करीब आ रहा है, तो आना जाना तो अब ही रहेगा। चलें जी, बात कर लेते हैं अगस्त के महीने की। अगस्त के आगाज के साथ ही मुल्क भर में भी यौम आज़ादी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। छोटे बड़े शहरों में मुख्तलिफ मकामात पर झंडे, झंडियों और बैजेस समेत दीगर सामान के स्टॉल सजाए गए हैं। कराची में न सिर्फ झंडा गली बल्कि पूरे शहर में यौम आज़ादी के लिए मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए जाते हैं। और यौम आज़ादी का दिन करीब आते ही शहर भर में जगह जगह कौमी परचम, झंडियां सजी नजर आती हैं और पेट्रियाटिक मनाजिर होते हैं। और अनम अगस्त का महीना बिल्कुल ऐसा ही है सब। और मुझे अपना बचपन याद, जब मैं छोटी होती थी तो बाकायदा पूरा घर सजाती थी और झंडे लगाती थी और फिर एक बड़ा वाला झंडा जो हमारी छत पर जरूर लगता था। इस दफा मैंने सोचा पहाड़ से बहुत जबरदस्त सजाऊंगी। और 14 अगस्त को फिर हर साल बारिश भी होती थी ना। लेट्स सी, ये बात बड़ी तशवीशनाक है कि हर साल 14 अगस्त बारिश जरूर होती है। तय जनाब आगे बढ़ते हैं और कराची का रुख करेंगे। एक बार फिर से हमारा राब्ता कफील अहमद से उनसे जानते हैं कि शहर में कौन से इवेंट्स होने जा रहे हैं। जी कफील, अपडेट कीजिए। देखिए ना, आपको बताएं कि कराची में जो है वो अब से कुछ देर बाद जो है वो मुख्तलिफ इवेंट्स का आगाज़ होने जा रहा है, जिसमें मैं आपको बताऊं कि डॉक्टर्स, यंग डॉक्टर्स की जानिब से जो है वो डाव मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो प्रोटेस्ट जारी है। और उनकी जो डिमांड्स हैं उसमें कहना है कि जो तनख्वाहों में इजाफा वो ताहाल जो है वो अब तक नहीं दिया जा रहा गुज़िश्ता 6 माह से। और इसके अलावा मुख्तलिफ जो है वो रैलीज़ का इनेकाद भी जो है वो किया जा रहा है। और दूसरी जानिब अगर हम बात करते हैं कराची के मौसम की, तो कराची का मौसम एज़ यूजुअल जो है वो बहुत ज़्यादा जो है खूबसूरत है। ठंडी हवा जो इस वक्त चल रही है और महकमे मौसमियात का यही कहना है कि कराची का मौसम जो है वो स्टिल अबर आलूद रहेगा। गो की हल्की हल्की बारिश का भी जो है वो इम्कान, लेकिन जो है वो धूप जो है वो कराची से फिलहाल जो है वो गायब है गुज़िश्ता 1.5 माह से, और जिसको भरपूर एंजॉय करें कराची के शहरी। ठीक है, कफील अहमद अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और कराची के शहरी मौसम बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। वाकई में ये 1.5-2 महीने मौसम बड़ा बेहतर हुआ है ना, तो लोगों की दिलों की और दिमागों के मौसम भी बड़े बेहतर हो गए। और ऐसे ही मौसम रहे तो बड़ी अच्छी बात है। और अगस्त में तो वैसे ही मौसम बहुत अच्छा होता है। खैर, गुड मॉर्निंग। आज में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, जिसके बाद शामिल करेंगे खाना बनाने का झटपट तरीका रैपिड रेसिपी में। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। आज और कुछ बात कर लेते हैं यस्टरडे टॉप स्टोरी के हवाले से, जो कि है इलेक्शन कमीशन के बारे में, जिसने नवाज शरीफ की नायरी के बाद NA 120 की खाली होने वाली नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। ज़िमनी इंतखाब 17 सितंबर को होगा। नून लीग के शहबाज शरीफ और तहरीक इंसाफ की यास्मीन राशिद के दरमियान सख्त मुकाबला मुतवक्किल है। नवाज शरीफ की नाअहली के बाद NA 120 की नशिस्त खाली हो चुकी है, जिसको पुर करने के लिए इलेक्शन कमीशन की जानिब से बड़े मार्के का शेड्यूल जारी कर दिया गया। 2013 के इंतखाबात के बाद से ज़मीनी इंतखाबात का सबसे बड़ा मैदान 17 सितंबर को सजने जा रहा है। अगस्त से कागजात नामजदगी देने का मरहला शुरू होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक 10 से 12 अगस्त को ख्वाहिशमंद उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा कराएंगे। के खिलाफ एतराज़ात 21 अगस्त और उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 26 तारीख को जारी की जाएगी। बड़े मार्के के लिए नून की जानिब से नवाज शरीफ की नशिस्त पर शहबाज शरीफ हिस्सा लेंगे। तहरीक इंसाफ की डॉक्टर यास्मीन राशिद मैदान में उतरेंगी। 2013 के इंतखाबात में इस हल्के से नवाज शरीफ ने 91,000 वोट जबकि यास्मीन राशिद ने 52,000 वोट लिए थे। आगे बढ़ते हैं और अखबारात में तज्जिया निगार क्या लिख रहे हैं, सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नफीस नईम साहब स्टूडियोज में। अस्सलाम वालेकुम नफीस साहब, वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज अच्छा नफीस साहब, 2 आज अहम इदारे हैं जो आप हमसे भी डिस्कस कर रहे थे। पहला इदारिया डेफिनेटली जब दोस्त तुम क्या बता रहे थे, हुए तुम दोस्त जिसके, तो डेफिनेटली अब नए वजीर आजम हमारे आ चुके हैं। और पाकिस्तान अमेरिका की अगर पॉलिसीज की बात की जाए, क्या समझते हैं नए वजीर आजम के आने से वर्ड्स कुछ नरम हुई है या मजीद सख्त हो गई है?
देखें अनम, आपकी बात से पहले मैं ये अपने नए वज़ीर-ए-आज़म का जिक्र किया, इदारती नोट पर आने से पहले ही मैं बताता हूँ कि जब खाकान अब्बासी साहब के बाद शेख रशीद की तकरीर का जब उन्हें कहा गया, उन्होंने तकरीर की, उन्होंने सबसे पहले बात यही की कि आपने खारजा पॉलिसी से बात की होती तो बड़ा अच्छा होता, मैं आपको जवाब देता। क्योंकि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के हवाले से यह सवाल उठते रहे हैं कि पाकिस्तान ने वो अपनी तवानाई खर्च नहीं की जो करनी चाहिए थी। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में कई ऐसे मसाइल हैं जिसको हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से हम बैकफुट तक खेल रहे हैं आज, और ख़ित्ते में तब्दील होती सूरत हाल का हम काउंटर करने या सामना करने के अभी हम मुतहम्मिल नहीं हो पा रहे। इसकी वजह यही है, अब आप देखें कि हमारे अंदरूनी हालात क्या हैं। अदम इस्तेहकाम का अगर मैं कहूँ कि शिकार हो रहे हैं तो ये गलत ना होगा। और अभी प्राइम मिनिस्टर के उन्होंने ओथ टेकिंग के बाद जो तकरीर की उससे ज़ाहिर होता है कि अभी जो है ये महाज़ाराई मरेगी, ये ख़त्म नहीं हो रही। बहरहाल, लेकिन हम अगर खित्ते की तरफ जाते हैं, अगर हम पाकिस्तान की बाहर सरहदों की तरफ जाते हैं तो हमारे जो ममालिक हैं, जो दोस्त ममालिक हैं, ना सिर्फ पड़ोसी ममालिक बल्कि अमेरिका जिससे हमारे जिसकी कुर्बत कभी हमारी मोहब्बत बढ़ी, कभी उससे हमें नफरतें बढ़ी, ये उतार चढ़ाव जो साथ रहे हैं। अब ये हो रहा है कि उन्वान हमारा एक्सप्रेस के एडिटोरियल का मैं जो कर रहा था इदारती नोट का, कि हुए तुम दोस्त जिसके, इसमें ये कहा जा रहा है कि अमेरिकी सेनेट में ये तजवीज़ पेश की जा रही है कि पाकिस्तान के साथ जो है वो अब दोहरी हिकमत अमली अपनाई जाए और पाकिस्तान को पाबंद किया जाए कि वह हक्कानी नेटवर्क और अफगान तालिबान के खिलाफ कार्रवाई करे। इसके हवाले से जो असल कहानी थी वो यही है कि इदारती नोट ये कहता है कि पाकिस्तान, अमेरिका ने पाकिस्तान को टिश्यू पेपर समझा हुआ है कि जब भी पाकिस्तान की जरूरत पड़ती है किसी आमिर की, किसी डिक्टेटर की का हाथ पकड़ता है। जिस तरह हमने देखा कि अफगानिस्तान में जनरल ज़िया के दौर में उसने पाकिस्तान से मसला जत्थे बनवाए, सब कुछ किया, रूस को शिकस्त हुई, उसके बाद पाकिस्तान का हाथ छोड़ दिया गया। और इदारती नोट ये कहता है कि अपने ही एक बंदे के साथ मरवा दिया जनरल को, और फिर ये उसके बाद परवेज मुशर्रफ का दौर आया। तो सारा काम अमेरिका के ही हाथों हुआ है जो आज हम जिस नहज पर हैं, और आज वो हमें 70,000 कुर्बानियां देने के बाद कर रहा है कि इत्मीनान बख्श कार्रवाई नहीं है कर रहे हैं आप। तो हमारे लिए सोचने का मकाम है। इदारती नोट ये कहते हैं कि खित्ते में तब्दीली हो रही है, रूस और चीन जो है वो सुपर पावर बनते जा रहे हैं, पाकिस्तान के पास ऑप्शंस खुले हैं, पाकिस्तान भी अपनी हिकमत अमली चेंज करे। अच्छा, पाकिस्तान अपनी हिकमत अमली चेंज करे, ये बात तो जब से मियां नवाज शरीफ आए थे अपनी हुकूमत लेके, नून लीग की, तब से ही कह रहे हैं इसी में कुछ बेहतरी आ जाए, लेकिन हम देखते हैं कि फॉरेन पॉलिसी में बेहतरी नहीं आती, बल्कि हालात मजीद कशीदा हो जाते हैं, चाहे वो इंडिया का मामला हो या अमेरिका का मामला हो। अमेरिका के बारे में अब यही कहा जाता है कि वाशिंगटन हो या अमेरिका हो, अब वहाँ पर लोगों के मूड बदल रहे हैं, वहाँ की पार्लियामेंट में भी लोगों के मूड, पहले उनकी थोड़ी बहुत सिंपैथीज अगर थी भी हमारे साथ कि जी पाकिस्तान ने साथ दिया काउंटर टेररिज्म में, लेकिन अब वो कहते हैं जी नहीं, डू मोर। तो वो यही कहा जा रहा है, एक ओवरऑल परसेप्शन भी यही है। इवन ट्विटर और फेसबुक पे जो उनके वो भी यही लिख रहे होते हैं कि जी पाकिस्तान जो है कोई खातिर खा काम नहीं कर रहा इस सिलसिले में। तो इससे पहले अमेरिका चाहता था कि उसकी फौजें वापस चले जाएं, लेकिन अब उसका फिर मूड चेंज हो रहा है कि नहीं, फौजें जो हैं वो यहीं रहें, और वो अपनी नाकामी को छुपाने के लिए पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर पे प्रेशर डाल रहा है। इसका नतीजा क्या होगा, क्योंकि हम तो अंदरूनी तौर पर आपस में ही इतना लड़ रहे हैं, तो इनकी हिकमत फॉरेन पॉलिसी हम हैंडल कर लेंगे। देखिए, बिल्कुल ये सही है कि ये कह रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं, जॉन मैकेन ने ये बिल पेश किया, तो वो उनका मौक़िफ़ यहाँ कि जॉन मैकेन ने यहाँ पर हमारी बड़ी तारीफ की थी कि आप, मैं देख रहा हूँ आपने तो ऐसा काम कर दिखाया है कि जो हो नहीं सकता था, आपने टेररिस्ट को खत्म कर दिया, वाइप आउट कर दिया वज़ीरिस्तान से। ये वहाँ जाके वो इसी बिल को जो पेश कर रहे हैं, जिसे कहते हैं नेशनल डिफेंस एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट जो है वो 2008, इसमें उन्होंने ये तजवीज़ पेश की है कि जो स्ट्रेटेजिक अज़ाइम अमेरिका के हैं उसको किस तरह मीट करते हैं। और पाकिस्तान की हवाले से तो इदारती नोट कहता है कि आपके अज़ाइम तो दो शिकन अज़ाइम है कि जो आपके दोस्त हैं आप उनको अपने आप से अलग कर रहे हैं, उनके खिलाफ कर रहे हैं। ये बात आपकी सही है कि पाकिस्तान को इन चीज़ों को काउंटर करने की ज़रूरत है। हम देख रहे हैं, हमने आंखें मीची में, हमारे यहाँ ये होता है कि बयान आता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन जैसे भारत ने हमें धमकी दी थी, हमें उस वक्त से अपने चीजों को रिव्यू करना चाहिए था कि को तनहा करने की धमकी दे चुका है। पाकिस्तान को चाहिए, देखें अभी आर्मी चीफ के बयान को ही मैं कोट करूंगा जो उन्होंने लिबरेशन आर्मी की तकरीब में 90वीं यौम तासीस थी तकरीब में कहा कि हम चीन के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत गहरे हैं और आने वाले वक्त के साथ मजीद गहरे होंगे, और सी पैक की भी तहफ़्फ़ुज़ के बारे में कहा उन्होंने अयादा किया है। तो हमें अपनी पॉलिसीज़ को रिव्यू करना पड़ेगा, अमेरिका के अब डू मोर के मुतालबे पर हमें भी खड़ा होना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही, अपने वीक पॉइंट्स को जो है वो हमें एक्सक्यूज नहीं बनाना चाहिए, बल्कि हमारी भी पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी जो है इस मामले में बड़ी स्ट्रॉन्ग और स्टैंड पे होनी चाहिए। अच्छा तफीज़ साहब, अगला इदारिया आप डिस्कस कर रहे थे कि एहतसाब सबका, सूरत हाल कुछ यूँ है कि अभी एक केस निपटा है और उसके बाद अब दूसरा केस सामने आ रहा है, और साथ साथ इल्जामात की बौछार भी होना शुरू हो चुकी है। इसके साथ थोड़ा ये भी लगा ले कि वाकई एहतसाब सबका क्वेश्चन मार्क। ये देखें, ये बात जो आपकी
ये पूरी तकरीबन गाहे बगाहे ये सवाल उठते ही रहते हैं पाकिस्तान में कि एहतसाब सबका क्यों नहीं होता। वो जो सेक्रेट काउज हैं, जो जजेस हैं, जो जनरल्स हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, इनका एहतसाब क्यों नहीं होता। एहतसाब हमेशा सियासतदानों का ही क्यों होता है। इसी हवाले से इदारा है कि भाई अभी ये सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने की वसात से पंजाब गवर्नमेंट ने जो सेक्रेटरीज और जो सरकारी महकमों के सरबराह ने उन्हें एक लेटर लिखा है। उस पर लिखा है कि जुलाई 20 जून तक जो लोगों की 2017 की जितनी भी असासजात हैं, जो ग्रेड 16 और उससे अबव जो हैं, उनकी तफसीलात मुहैया की जाए। न सिर्फ ये बल्कि ये बताया जाए कि कितना इजाफा हुआ है। इदारती नोटिस कहते हैं पहले भी ये काम हो चुके हैं, FBI बड़े बड़ी वार्निंग दे चुका है, लेकिन हुआ कुछ नहीं है। आप अगर अब करना है तो एहतसाब का अमल कैसे करें। और सबसे बड़ी अहम बात ये की गई है कि पार्लियामेंट जो है अपना किरदार अदा करे। अच्छा नफीस भाई, एहतसाब की बात हो रही है तो डेफिनेटली अभी जो ये जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो फैसला आया है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को नाअहल किया है, इसके बाद आपको क्या लगता है कि दीगर जो मामलात हैं, दीगर जो समात अदालत में होती हैं, दीगर जो केसेस होते हैं, चाहे वो नैब हो या कोई भी कोर्ट हो, कितना प्रेशर पड़ेगा? अब तमाम लोग अलर्ट हो जाएंगे, नहीं जी अब प्राइम मिनिस्टर के साथ अगर इस तरह से वाक़या हुआ है तो अब सबको बिल्कुल हमें यकसानियत से चलना पड़ेगा और सबके लिए एक ही नजरिया रखना होगा और वो है इंसाफ। जी हाँ, बिल्कुल आपकी बात सही है। अभी देखें ना, अभी हमने देखा कि गोशवारों की नई फहरिस्त जो आई है जो टैक्स की, उसमें कुछ इजाफा देखने में आया सामने। तो इसकी वजह भी यही कुछ बताई जा रही है कि जो एहतसाब अकाउंटेबिलिटी का शोर आया तो लोगों में थोड़ा सा खौफ हुआ कि हम भी अब सादिक और अमीन की कैटेगरी से बाहर तो ना निकल जाएंगे। ये बात आपकी सही है, लेकिन एक चीज मैं आपको यहाँ थोड़ा सा हट के ये चीज जो अभी कल हम डेवलपमेंट हुई, गुलालाई की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, मेरा कहने का सिर्फ ये मतलब है कि चाहे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, चाहे उनकी बातों में सच्चाई है कि झूठ है, कुछ भी इल्जाम तराशी है, एक चीज सामने आ रही है कि अब सियासत एक बड़ा घनावना रूप इख्तियार करने जा रही है। इससे हमें बहुत खौफ आ रहा है और हम चाहते हैं कि भाई सियासतदान भी जो है तहम्मुल, बर्दाश्त और जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। सियासी मसाइल में अगर हम उलझे रहेंगे हफीज सईद साहब तो मुल्की मसाइल को कौन देखेगा। इन सब पर जो है वो आपने आज हमसे गुफ्तगू की, बहुत शुक्रिया आपका। आगे और दुनिया भर से भी कुछ खबरें शामिल करते हैं जिसमें आपको बताएं कि अमरीकी वजीर खारजा रेक्स टिलरसन का कहना है कि अमरीका शिमाली कोरिया में हुकूमत गिराना नहीं चाहता बल्कि मुज़ाकरात। हाँ, अमरीका शिमाली कोरिया का दुश्मन नहीं, मगर शिमाली कोरिया अमरीका के लिए नाकाबिल कबूल खतरा बन रहा है। वो वाली मूवी वो ज्यादा अच्छी थी, है ना? और सबा मैं ये भी चाहती हूँ कि हम लोग कुछ एक्शन की तरफ भी जाएं। पाकिस्तान में प्यार, मोहब्बत और इस तरह के इश्यूज से बढ़कर कुछ हो ही नहीं पा रहा है, तो ये चीजें भी बड़ी जरूरी होती है। थोड़ा एक्शन हो, थोड़ा सस्पेंस हो, फिक्शन के ऊपर काम करना बड़ा जरूरी है। पाकिस्तान में अभी तक फिक्शन नहीं है। हाँ, पाकिस्तान में, लेकिन अभी एक है मूवी, उसके बारे में अभी डिटेल में डिस्कशन करेंगे, लेकिन उस दिन हमारा एंटरटेनमेंट का शो होगा उस दिन। गुड मॉर्निंग, आज में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद मिलवाएंगे आपको। कराची में पानी के मसाइल का शिकार अवाम से। गुड मॉर्निंग। और जनाब आज की तारीख के हवाले से बात कर लेते हैं। आज के दिन यानी 2 अगस्त को 1870 को दुनिया का पहला अंडरग्राउंड रेलवे टनल लंदन में बनाया गया था। टावर सबवे, जो कि लंदन में टावर हिल और ऑफ टूली स्ट्रीट के दरमियान टेम्स नीचे बनाया गया था, दुनिया का पहला अंडरग्राउंड रेलवे टनल, जिसका नक्शा पीटर बार्लो ने पेश किया था। इस टनल को सर्कुलर आयरन और स्टील शील्ड की मदद से खोदा गया था और चूने और सीमेंट की मदद से पुख्ता किया गया था। 2 अगस्त को ही एक वुडन केबल गाड़ी मुसाफिरों को लेकर टनल के एक कोने से दूसरे कोने तक गई थी। आज कुछ बात हो रही है कराची के बासियों की। जो 2 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची में अनगिनत मसाइल हैं और यहाँ के आवाम सरकारी गफलत के बाइस ये मसाइल का सामना करते हैं और या फिर अपनी मदद आपके तहत इनका हल तलाश करते हैं। मत पूछें कितनी मदद करनी पड़ती है, वो भी अपनी मदद आपके तहत। इन मसाइल में एक बड़ा मसला पीने के साफ पानी की फराहमी का है। कराची के कई इलाके इस मसले का शिकार हैं। कई इलाकों में साफ पानी तो क्या, सिरे से पानी ही नहीं आता। यहाँ देखते हैं कराची के अवाम क्या कह रहे हैं। मैं नाजमाबाद के इलाके में रहता हूँ।
वहाँ पे चूँकि जिस जगह मैं रहता हूँ वहाँ पानी लाइन का और बोरिंग का मिक्स आता है। ये पानी अगर सही ना हो तो उससे आपको हेपेटाइटिस भी हो सकता है। पानी अगर सही ना हो तो इसमें यकीनन मेंटेनेंस की ज़रूरत है, तवज्जो देनी पड़ेगी गाँव में। हमारे यहाँ पानी थर्ड डे आता है मैडम, और पानी इतना साफ़ नहीं होता कि पीने के काबिल हो। मिनरल वाटर हम लोग लेते हैं, रेगुलर आना चाहिए। थर्ड डे आता है और अगर फ्राइडे पड़ जाए तो ऑफ भी हो जाता है। जो पानी इस्तेमाल में हम लेंगे गंदा, ज़ाहिरी बात है उससे बीमारियां फैलेंगी। डायरिया है, मलेरिया है, इस तरह की बीमारियां तो फैलती हैं ना। वाटर बोर्ड देखना चाहिए कि अपने सिस्टम को सही करें, देखेंगे क्यों आ रहा है पानी गंदा, क्या वजूहात हो रही हैं। मैं ब्लॉक जे सगी हसन से हूँ। हमारे घर में 4 दिन आता है और आज हमारे घर में शादी भी है, तकरीब भी है, अभी तक पानी नहीं आया। और जो पानी आ भी जाता है, परसों मैंने पानी नलके में खोला, नलके की जाली साफ़ करने के लिए, तो इतनी बड़ी तो उसमें कॉटन आई। लाइनों से जो पानी आता है उसमें भी कभी कचरा आता है, कभी क्या आता है, लेकिन पानी पीने पे मजबूर है। लेकिन घरों में तो हमने अपने पानी पीने के लिए फ़िल्टर लगाए हुए हैं, जो पानी हमें थोड़ा सही मिल जाता है, लेकिन हमें ये भी नहीं पता कि वो भी पानी पीछे से कैसा आ रहा है। हम लोग जो टैंकर डलवाते हैं और समझे 15 दिन में 20 दिन में एक दफ़ा टैंकर डलवाना ही पड़ता है, जाहिर है। वहाँ पे वैसे बोरिंग का पानी है तो नमकीन पानी से उससे आप बताएं कितना ख़राब है, हमारी स्किन के लिए ख़राब है, हमारे सारे बालों के लिए ख़राब, कपड़े वपड़े सब कुछ साफ धुलते ही नहीं इससे बिल्कुल भी। मेरा नाम हुमेरा है और नॉर्थ कराची पे होती हूँ। वहाँ पर भी यही प्रॉब्लम है पानी की। और ना जैसे अक्सर हम लोग जब टैंकर वगैरह मंगाते हैं तो उसके लिए हमें यानी आज हमें ज़रूरत है तो 3 दिन बाद वो पानी आता है। बहुत यानी कि मुश्किल है ना, पानी लेने जाओ तो वो उनके लिए फिर एक तो पेमेंट भी हम अदा कर रहे हैं, फिर उसके हिसाब से फिर उनके लिए टाइम उनको देते हैं वो लोग। हमें आज का दिया तो वो 2 दिन के बाद का टाइम देते हैं। बहुत ज़रूरी है लाइन में पानी आना चाहिए, क्योंकि माशाल्लाह से हमारा पानी है नहीं, दिल दुखता है कि ना इतना ज़ाया हो रहा है पानी। और यही पानी अगर हमारे लाइन से मिल जाए तो हमें ये टैंकर डलवाने की और ये इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पानी के मसाइल की बात हो रही है तो जनाब एक बहुत बड़ा मसला पानी का जो हम लोग सब फेस कर रहे हैं, उसमें एक सबसे ज़्यादा जो इशू है वो ये है कि हमें हेल्थ के इश्यूज़ की वजह से बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गए। लोगों में डायरिया बहुत ज़्यादा फैल रहा है, हेपेटाइटिस फैल रहा है, इसके साथ साथ स्टमक इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें जिन पर बड़ा गौर करने की इस वक्त हमें ज़रूरत है। इनफैक्ट मैं तो अक्सर जब खाना बना रही होती हूँ और खाने के लिए भी मुझे पानी यूज़ करना पड़े तो मैं आम पानी यूज़ नहीं कर पाती क्योंकि वो बहुत गंदा होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं अनम के एक तो इश्यूज़ है, दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि कराची इतना बड़ा शहर है, करोड़ों की यहाँ पर आबादी है, स्टूडेंट्स भी होते हैं, डॉक्टर्स भी होते हैं, इंजीनियर्स भी, काम करने वाले लोग हैं। अब कितना कम टाइम होता है लोगों के पास, जिंदगी इतनी मसरूफ है, तो क्या वो बस सुबह जब उठें और उनके नलकों में पानी नहीं आ रहा हो तो कितनी ज्यादा दुश्वारी होगी। आप सोचें लोगों को कितनी ज्यादा प्रॉब्लम होती है ऑफिस जाने में, कितनी ज्यादा प्रॉब्लम होती है खवातीन को खाना पकाने में। मतलब ये एक जेन्युइन इशू है जिससे आप मेंटली एग्जॉस्ट हो, और ये वो इशू है जिसकी वजह से सारा गुस्सा आप ऑफिस में निकाल रहे होते हैं कि यार मैं कितनी मुश्किलों से कैसे करके ऑफिस पहुंचाऊं, और फिर उसके बाद एक ओवरऑल थ्रू आउट द डे पैनिक होती है। तो पानी बुनियादी जरूरत है, अगर ये आपके घर में आपके शहर में नहीं है तो इट्स अ डिजास्टर। बिल्कुल ऐसा ही है सब। इसी हवाले से मजीद भी आगे चलकर हम शो में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक जिसके बाद मिलेंगे। एमडी कराची वाटर बोर्ड हाशिम रजा जैदी से गुड मॉर्निंग। आज जनाब कराची में पानी के एक अहम मसले पर आज के शो में हम बात कर रहे हैं। तो इस वक्त हमारे स्टूडियोज में मौजूद है कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की टेक्निकल सर्विसेज के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर असदुल्ला खान साहब, उनसे बात करेंगे हम। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत असद साहब, आज बड़ा ही अहम मौजू हमने चूज किया है क्योंकि कराची वासियों के लिए ये सबसे बड़ा मसला है पानी का। बिजली से भी कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, हम सड़कों से भी कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, पर एक बेसिक नीड पानी जो कि हर इंसान की ज़रूरत है, उस पर कॉम्प्रोमाइज़ हम कैसे करें, ये एक अहम मसला था। हमने सोचा आज इस पर आपको बुलाया जाए और बातचीत की जाए। तो हम देखते हैं कि कराची की आवाम की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है
और उसके बाद हम पानी की जो बेसिक ज़रूरत है उसको भी लोगों तक मीट नहीं कर पा रहे, या उसका एक जो लेवल है उस तक मीट नहीं कर पा रहे, क्या वजूहत समझता है? शुक्रिया कि आपने कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को ये मौका दिया कि कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो आवाम तक वक्त से पहुँचा सके। देखें जी, बिल्कुल आपने ये सही बताया, कहा कि इलेक्ट्रिक के से जनरेटर को आप ले सकते हैं, दूसरी चीज़ों का नेमो बदल कर सकते हैं, लेकिन पानी के बगैर, पानी और हवा इंसान की बेसिक नीड है, इसके बगैर नहीं हो सकता पीछे गुजर। लेकिन और जो सेकंड, आपने मेरी बात को खुद ही ये फरमा दिया कि कराची की पॉपुलेशन जो है वो डे बाय डे बढ़ती चली जा रही है। 2 करोड़ की आबादी हो चुकी है। जो हैं इस वक्त वो हैं 23 मिलियन के डिक्लेयर हो चुके हैं इस वक्त। जो रिसेंट सेंसस आए हैं वो 23 मिलियन के हैं। लेकिन मैं इसके साथ और भी आपको ऐड करता चलूँ कि इस 23 मिलियन में वो इलाके शामिल नहीं हैं कराची के आउटकट्स हैं या कराची के सबर्ब्स हैं। और अवाम उन्नास को ये भी मैं बताता चलूँ कि कराची का जो पानी है वो घारों से जो सिटी है या घारों है उसको भी कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड पानी देता है, धाबेजी को भी कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड पानी देता है, एंड एज वेल एज पूरे कराची को जो कि आपके इल्म में है पानी देता है। अच्छा, सूरत हाल सिर्फ ये है कि इसके अंदर पानी की शॉर्टेज, आपने मौजू बहुत अहम लिया है और ये आवाम को मालूम होना चाहिए। एक तो ये है कि कराची का पानी जो है वो 125 किलोमीटर दूर से आता है। इसके मकसद ये हुआ कि कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का जो सिस्टम है जिसकी वो टेक केयर करता है वो 125 किलोमीटर्स है। किंजर लेक है, बड़ी मशहूर लेक है, एवरीबडी नोज किंजर लेक। किंजर लेक से पानी शुरू होता है हमारा और 0 पॉइंट है, उससे कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज में हमारी शामिल हो जाता है। दैन फिर कैनाल और फिर धाबेजी पंप हाउस जो कि मशहूर ज़माना है, आपको इल्म में होगा। दैन पिपरी पंप हाउस एंड ऑनवर्ड होते हुए अल्टीमेटली ब्लॉक 17 क्लिफ्टन में, ब्लॉक 17 गुलशन इकबाल में जब ये पानी पहुंचता है जो हमारा एंड पॉइंट फर्स्ट एंड पॉइंट है हमारा जीके का, तो ये तकरीबन 125 किलोमीटर है। तो आई डोंट थिंक सो कि बहुत से लोगों को शायद ये इल्म भी नहीं होगा कि कराची का पानी, एंड दिस इज़ द वन ऑफ द सिटी इन पाकिस्तान एंड रेस्ट ऑफ द कंट्रीज़ के अंदर जो है ये 6 या 7वें नंबर पे ये ऐसी सिटी है जो 125 किलोमीटर दूर से पानी आ रहा है इसका। तो नंबर टेक्निकली मैं आपको ये बता दूं कि ये इतना बड़ा सिस्टम है जो कि हम मेंटेन कर रहे हैं। सही। कराची की रिक्वायरमेंट जो है वो तकरीबन है 1100 मिलियन गैलन पर डे। ठीक। हम कराची को पानी जो देते हैं वो 650 मिलियन गैलन पर डे देते हैं, लेकिन उसमें हब का 100 मिलियन शामिल होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हब में पिछले दिनों से बारिशें नहीं हुई और बारिशें न होने की वजह से उसका डैम का लेवल कम हो गया, तो हम चले गए थे 15 मिलियन गैलन तक चले गए थे। नाउ डेज जो है, कल हमारे एमडी साहब हमारे एमडी साहब और हमने खुद विजिट किया और उसको इंक्रीज करके अब इंशाल्लाह हमें 50 मिलियन गैलन हब से मिलने लगेगा। अच्छा, आपने बिल्कुल कहा कि हब में जो है थोड़ा पानी की किल्लत हो गई थी तो इस वजह से आप नीचे चले गए थे, लेकिन 650 मिलियन गैलन तो ओवरऑल आप प्रोवाइड कर ही रहे हैं। सर, यूजुअली ये होता है कि जो दूसरे ममालिक हैं वहाँ अगर पानी की किल्लत होती भी है तो उनका कोई बैकअप प्लान होता है, कोई डैम्स की कोई तामीर होती है, कोई स्ट्रेटजी होती है। यहाँ से ही पानी का फुकदान आता है और हम देखते हैं कि जी किल्लत शुरू हो जाती है, शहरी भी सड़कों पे निकल आते हैं और बुनियादी ज़रूरत है, बेसिक नेसेसिटी है होगा तो आप देखें आप सर्वाइवल आपका मुश्किल है, तो हमारी कोई प्लान बी, कोई स्ट्रेटजी इस तरह का कुछ नहीं? वेरी राइट। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड ने एक प्लान मरतब किया जिसको गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उसको बैकअप सर्विस दी और उसकी फंडिंग की। K4 प्रोजेक्ट अभी आपको इल्म है कि वो इस वक्त अपनी कंप्लीशन के मराइल में है और इंशाल्लाह 2018 की जून में वो कंप्लीट हो जाएगा। तो कराची को या कराचीस्ट को 260 मिलियन गैलन या एक इजाफी पानी मिल जाएगा। जो इस वक्त हम पानी सप्लाई कर रहे हैं धाबेजी की 150 मिलियन गैलन, उसमें उसी किंजर लेक से 260 मिलियन का एक और इजाफा हो जाएगा जो कि जून 2018 में आ जाएगा। उसका ही एक फिर सेकंड फेज है 260 का, ठीक है ना। वो उसके बाद क्योंकि गवर्नमेंट का प्लानिंग ये है कि ये खत्म होने से जून 2018 के खत्म होने से पहले गवर्नमेंट ऑफ सिंध की ये प्लानिंग है कि जी इसको फौरन शुरू किया जाए। क्योंकि देखिए कराची के अंदर पानी जो है ना वो नागुज़ीर हो गया है, मतलब उसके अंदर शॉर्टेज हो गई है। इसी पर बात करना चाह रही थी कि जैसे मैंने अभी आपसे बात शुरुआत यहीं से की थी कि आवाम की रिक्वायरमेंट को मीट करना तो डेफिनेटली एक चैलेंज है ही इसका, लेकिन जिन लोगों को पानी मिल रहा है वो भी इस काबिल नहीं है कि आप उसको पी सको, पीना तो दूर की बात इस्तेमाल भी ना कर सको। ऐसे में हमने देखा कि जो टैंकर माफिया ये तो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, आवाम के लिए मजीद मुश्किलात का सामना हो रहा है। तो ये पानी जो मिल रहा है आवाम को ये साफ क्यों नहीं है? पहले मैं टैंकर को ये भी क्लियर कर, एक जमाना था
आज से कोई 2 साल पहले या 1.5 साल पहले की बात है कि इसी कराची शहर के अंदर जो है वो तकरीबन 150-135 हाइडेंट चल रहे थे, लेकिन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने, गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने ये सब एक प्लान की वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के, जो कि हमने रिटन में दिया हुआ है, गवर्नमेंट को भी दिया हुआ है, पुलिस को भी दिया है, और कमीशन जो है, जो सुप्रीम कोर्ट का कमीशन इस वक्त मरतब हुआ है, उनको भी। अब इस वक्त हमारे टोटल जो हाइडेंट हैं वो 6 हाइडेंट हैं हमारे। अगर इन 6 हाइडेंट के अलावा कोई दूसरा हाइडेंट इस शहर के अंदर अगर ऑपरेट हो रहा है तो वो इलीगल है, एंड दैट विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पुलिस। उसे पकड़े, उसे खत्म करे, और उसे, क्योंकि देखें हाइडेंट कोई एक छोटी सी चीज तो होती नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सिस्टम होता है, और एक पूरा ट्रक निकलता है, कोई ऐसी चीज तो नहीं है कोई जेब में डाल के इसको निकल जाए। तो ये 6 हमारे इस वक्त हाइडेंट हैं, और वो इस वक्त हमारे ऑपरेट हो रहे हैं। वैसे इस वक्त बहुत ज्यादा कंट्रोल हो गया है हाइडेंट के ऊपर, इलीगल हाइडेंट को, हाइडेंट माफिया पे। आपके दूसरे सवाल का जवाब जो अभी क्या फरमा रही हैं कि पानी पीने के काबिल नहीं है। देखिए, कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड क्लोरिनेशन जो है, जो इस वक्त WHO का स्टैंडर्ड है, उसके मुताबिक क्लोरिनेशन की जो आमिज़श है या उसकी जो मिलावट है या उसको डोजिंग करनी है हमें, वो हम कर रहे हैं। जैसे कि हमारे फिल्टर प्लांट्स हैं, हमारे घारो, पिपरी, COD, NEK एंड हब, ये हमारे फिल्टर प्लांट्स हैं, जिसके ऊपर पानी फिल्टर होता है। फिल्टर होने के बाद उसके अंदर क्लोरीन जितनी रिक्वायरमेंट होती है 2 ppm की, वो उसके अंदर ऐड करते हैं। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है? प्रॉब्लम इसमें ये आ रहा है कि जो हमारा सिस्टम है, ये भी मैं आपको बताता चलूं कि जो हमारा टोटल वाटर का नेटवर्क है पूरे कराची में, वो 10,000 किलोमीटर के लगभग है। एक अप्रॉक्सीमेटली जो है हमारा कैलकुलेशन वो 10,000 किलोमीटर की है। अब इस 10,000 किलोमीटर के अंदर बहुत सी जगहों पर ऐसा होता है कि लोग इलीगल कनेक्शन के लिए खुद हमारी लाइन को जब पंक्चर करते हैं, वो टेक्निकली वो पंक्चर नहीं होती है, बल्कि वो अपने जो भी एक जुगाड़ सिस्टम होता है उसको जब वो करते हैं, उसमें से जब कनेक्शन लेते हैं वहाँ पे लीकेज होती है। लीकेज होती है, सीवरेज का पानी वहाँ पे कहीं ना कहीं मौजूद होता है या ज़ेर ज़मीन कहीं पे होता है। जब आप सक्शन पंप चलाते हैं, जिसको हम डोंकी पंप कहते हैं घरों के अंदर, तो वो उसको सक कर लेता है। तो बेसिकली फॉल्ट वो आपका नहीं होता है, वो फॉल्ट 1 किलोमीटर दूर या 2 किलोमीटर दूर जो है कोई और बंदा करता है, तो उसकी वजह से ये होता है। तो मैं ये बिल्कुल कहूंगा कि इलीगल कनेक्शन जो है ना, वो लोग लेना छोड़ दें। हमने 1 विंडो ऑपरेशन कर दिया है ऑन द डायरेक्टिव्स ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। हमारे पास जो है 1 विंडो ऑपरेशन है कि हाथों रुलते रहे, महंगे महंगे टैंक मंगवाते रहे, या फिर 1-1, 2-2 लाख देके बोरिंग करवाते रहे, और फिर कुआं भी खुश्क हो नीचे तो कोई फायदा नहीं, नमकीन पानी भी आए तो कोई फायदा नहीं। और दूसरा ये कि हम अपने ही शहर के करीब करीब रिसोर्सेज क्यों नहीं यूज करते? जैसे कि हालीजी झील है, वो एक मेन रिसोर्स है, एक वहाँ से हमें बहुत फायदा हो सकता है, लेकिन वो सूख रही है, उसका कोई फायदा नहीं है। पहले एक सवाल का जवाब जी, ठीक। पहला तो ये है कि जैसे आपने बताया कि प्लान, मैं ये भी ऐड करता चलूं कि K4 का इस वक्त वर्क जो है बहुत तेजी से जारी है। ठीक। हमारी एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है FWO। FWO की पूरी टीम जो है वो इस वक्त साइट पे उतरी हुई है, और इसकी प्रेजेंटेशन बहुत सी जगहों पे है, और हो सकता है कि आपके भी नुमाइंदे इसको विजिट कर चुके हों और इसको देख चुके हों। तो इस वक्त जो है उसके ऊपर बहुत तेजी से काम जारी है, जो कि मैंने आपसे किया कि प्लानिंग के मुताबिक जून 2018 के अंदर वो कंप्लीट हो जाएगा। एक तो ये होगा। देखिए, इस वक्त प्रॉब्लम जरूर है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि जी पूरे शहर के अंदर अलातश की कोई पोजीशन नहीं है। जहाँ तक हाइडेंट का ताल्लुक है, मैंने जैसे बताया कि इस वक्त हमारे सिर्फ 6 हाइडेंट हैं जो इस वक्त ऑपरेटिव हैं। अगर कोई इलीगल हाइडेंट चल भी रहा है तो उसकी वाटर बोर्ड जो है वो कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। वाटर बोर्ड उसको पॉइंट आउट जरूर करता है, और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो है उस पर एक्शन लेती हैं, और पुलिस जो है उस पर एक्शन लेती है। सर, हाँ, यहीं पे मैं एक बात करना चाहूँगी कि पानी प्रोवाइड करना तो डेफिनेटली वाटर और सीवरेज बोर्ड की जिम्मेदारी है। तो जब तक ये शॉर्टेज चल रही है, तो वाटर बोर्ड की जानिब से इस तरह का कोई इकदाम क्यों नहीं किया जाता कि जी हम शहरियों को ये सहूलत मैसर कर रहे हैं कि जहाँ पे जो टैंक 2,000 रुपए का मिलता है या जो कुआं 1 लाख रुपए का खुद रहा है, तो वहाँ उनको टैंकर ही कम से कम फ्री दे दें, या कम से कम आधे पैसों पर दिलवा दें। बहुत अच्छी बात। वाटर बोर्ड ने, क्योंकि ज़्यादातर इस वक्त प्रॉब्लम जो है वो डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में है। ठीक। वेस्ट जो है वो हब से क्योंकि कनेक्टेड है, तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव एरिया जो है ना वो डिस्ट्रिक्ट वेस्ट है। तो डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के अंदर जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं वहाँ के, उनकी कोऑर्डिनेशन के साथ हम टैंकर जो है वो प्रोवाइड करते हैं
उसकी फंडिंग गवर्नमेंट ऑफ सिंध करती है। अच्छा। हम डिप्टी कमिश्नर को देते हैं। डिप्टी कमिश्नर अपने इलाके के अमायरीन की तवज्जुह से इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और तकरीबन कोई 1100 टैंकर जो है वो हर मंथ जो है वो हम डिप्टी कमिश्नर को प्रोवाइड करते हैं और वो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं कि बिकॉज क्योंकि वो सर देखें ना 1100 टैंकर्स हैं और आवाम कितनी है, मतलब आप डिजास्टर तो है नहीं, ये तो जाती है वाटर बोर्ड की, आपको फिर थोड़ी क्वांटिटी भी तो बढ़ानी पड़ेगी। और एट द एंड साहब आवाम जो है इन टेक्निकल बातों को नहीं समझती, उनको नहीं पता कि कहाँ पे लीकेज हो रही है, कहाँ पे क्या कुछ हो रहा है। एट द एंड उनको सिर्फ ये चाहिए हमें पानी मिल रहा, पानी अगर उनको नहीं मिल रहा तो फिर वो इस तरह के माफिया के हाथों लुटेंगे भी, हाल ही आगे बढ़ जाएंगी। देखें अब टेक्निकल बात की तो मैं इसको एक्सप्लेन करता चलूं। हालेजी लेक जो है वो मसनूई लेक थी जो कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में बनी थी, ठीक। लेकिन हमारे पास क्योंकि मेन सोर्स है वो किंजर लेक है। एग्जैक्टली। किंजर लेक में पानी आता है दरियाए सिंध से। ठीक। कोटरी बराज, एवरीबॉडी नोज कोटरी बराज, ठीक है। कोटरी बराज पे गेट लगे हुए हैं, वहां से केबी फीडर कैनाल हमारी एक है जो इरिगेशन डिपार्टमेंट उसको मेंटेन करता है, उसकी रिस्पांसिबिलिटी वाटर बोर्ड पे नहीं होती है। वो एक कैनाल वहां से निकल रही है, वो कैनाल जमीनों को भी मतलब एग्रीकल्चर को भी पानी देती है और एज वेल एज सारा साल केजी कैनाल केबी फीडर, सॉरी आई टेक माय वर्ड्स बैक। केबी फीडर जो है कलरी बेगार कैनाल जो है वो निकल रही है हैदराबाद से और वो वाया ठट्टा झिरक और वगैरह से होती है, वो सारा साल फीड करती रहती है केजी कैनाल को पानी। एंड दैट इज केजी कैनाल का पानी जो है वो एक्सक्लूसिव जो है वो कराची के लिए है। क्योंकि देखिए इस कराची इज द मेगा सिटी, ठीक है ना। इसमें फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड एवरीबॉडी इज वेरी सीरियस कि जी इसका पानी जो है वो कभी कम नहीं होना चाहिए और इसको पानी पूरी मिकदार में मिलना चाहिए। तो केजी कैनाल से जो हमारी किंजर लेक है उस किंजर लेक में पानी आता है और उस किंजर लेक से हमें 1200 क्यूसिक की इस वक्त हमारे पास गुंजाइश है और 1200 क्यूसिक का पानी जो है वो हम वाया केजी कैनाल हम उसको गुज्जो तक लाते हैं, फिर उसको धाबेजी पे लाते हैं। धाबेजी पे हमारा एक मेन पंपिंग स्टेशन है जिसके ऊपर वो एक इट्स अ कॉम्प्लेक्स, क्योंकि वहाँ पे 6 पंप हाउस हैं और बड़े देव हैकल पंप्स वहाँ पे लगे हुए हैं जो पानी पंप करते हैं एक हेड के ऊपर। देखिए इट्स मतलब अगर पब्लिक को मैं ये जरूर चाहूँगा कि हो सकता है कि मैं मीडिया की तवज्जुह से ये वीडियोस जो हैं हम अपलोड करना चाहते हैं मीडिया हाउसेस के अंदर भी कि ये पब्लिक की अवेयरनेस के लिए बहुत जरूरी है। अपनी प्रॉब्लम जरूर भेजें, हम लोग जरूर इसको चलाएंगे और लोगों को बताएंगे, क्योंकि लोग तो वाटर बोर्ड को ही कोसते रहते हैं कि जी वाटर बोर्ड वाले पता नहीं क्या कर रहे हैं, पानी बंद कर दिया और पानी नहीं आ रहा। तो आप जरूर ऐसी वीडियोस में हैं तो भेजें। आपको सुन के मेरे ख्याल में ये हैरानगी जरूर होगी कि 125 किलोमीटर का तो वो सिस्टम है जो केजी कैनाल से लेके और कराची तक का ट्रैवल करता है, ठीक है ना। अच्छा इसके अंदर आपको पता है कि पहाड़ियां भी हैं, नाले भी हैं इसके अंदर, क्योंकि फ्लैट जमीन तो नहीं है ना, हाइट भी इसके अंदर है। इसकी जगह पे आप देखें इसमें इस पूरे पंपिंग स्टेशन है वो दाबेजी पंपिंग स्टेशन है जो 550 मिलियन गैलन पानी जो है वो अप करता है 210 फुट की हेड के ऊपर और वहाँ यूं समझे कि एक आबशार नुमा पानी बनता है और उसके बाद फिर पानी जो है वो कंडूट्स में आ जाता है और वाया कंडूट्स के वो पानी कराची पहुंच जाता है। डेफिनेटली आपने KWSB का जो मौक़िफ़ है वो आवाम तक पहुंचाने की कोशिश की है और हमारा भी ये फर्ज बनता है यहाँ पे बैठ के कि आवाम का मौक़िफ़ हम आप तक पहुंचा सके, क्योंकि आवाम एट दी एंड सिर्फ ये चाहती है कि उन्हें पानी मिले और साफ पानी मिले। उसको इंश्योर किस तरह से किया जाता है सादे अल्फाज में हमारी आवाम जवाब चाहती है। सादे अल्फाज में एक तो ये कि जो पानी की शॉर्टेज है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर मैं ये तो नहीं कहूँगा खत्म हो जाएगी, लेकिन साहब ये बात तो सब कहते हैं कि जी ये अभी नहीं होगा, ये नेक्स्ट ईयर तक हो जाएगा। ये बयान दिया है सर आपने, वो चलते रहते हैं, ना कोई डैम बन पाता है ना डैम का कोई हम प्रॉपर्ली उसका इस्तेमाल कर पाते हैं। ये तो चीजें ऐसे ही चली जा रही है और नेक्स्ट से नेक्स्ट डेट बढ़ती चली जा रही है। डैम कराची में टेक्निकली मैं बता दूं कि डैम कराची में नहीं बन सकता। डैम की जो सिचुएशन होती है या डैम के जो पैरामीटर्स होते हैं या जो डैम की रिक्वायरमेंट है वो कराची में नहीं है, ठीक है ना। वो हिली एरियाज में होता है जहाँ पे बर्फबारी होती है और फिर बर्फबारी पिघलती है। मंगला कोई थोड़ा बेहतर कर दीजिए, मिट्टी भरे जा रही है उसमें, उसको ही कुछ बेहतर कर दें ताकि उससे कोई फायदा हो जाए, बेहतरी आ जाए। वो मेरे डोमेन में नहीं है। अच्छा, लेकिन आप अपनी आवाज तो वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। बिल्कुल पहुँचा सकते हैं। टेक्निकली बिल्कुल वो सुन रहे होंगे अगर इस प्रोग्राम को तो वो जरूर इसको ऑब्जर्व करेंगे कि उसको वो क्लियर करें और उसको साफ करें और जिसका उसका लेवल है जितना है उसको बढ़ाएं। लेकिन कराची के लिए देखें
कि कराची की, जैसे मैंने बताया कि 23 मिलियन तो इस वक्त ऑफिशियल सेंसस आ चुकी है, हाँ। ठीक है ना, जो इस वक्त कैलकुलेशन है वो 23 मिलियन की है, लेकिन ये इससे ज्यादा भी हो सकती है। अच्छा साहब, प्रॉब्लम्स फिर वही बात कि अपनी जगह इस वक्त जो चैलेंजेस आप लोगों को दरपेश है वो अपनी जगह, लेकिन अवामी मसला वहीं का वहीं खड़ा है। इसका हल किस तरह से निकलेगा, किस तरह से आप इस चीज को इंश्योर करेंगे? मेरा फिर सवाल वही है। आपके सवाल का देखिए कि वाटर बोर्ड अपनी शब-ओ-रोज तगोदो में लगा हुआ है। वाटर बोर्ड अपनी पूरी कोशिश करता है कि आवाम को साफ और पूरी मिकदार में पानी पहुंचाए, लेकिन जैसे कि मैंने आपसे अर्ज किया कि सिस्टम बहुत बड़ा है, एरिया बहुत बड़ा है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और अगर आप इस चीज़ को कैलकुलेट करेंगी तो कराची जो है वो बहुत से दुनिया के जितने ममालिक हैं उनमें से बहुत से ऐसे मुल्क हैं जो कराची शहर से छोटे हैं, ठीक है ना। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो तकरीबन कोई 100 ममालिक ऐसे होंगे, 196 टोटल कंट्रीज हैं यूएनओ के पेरोल पे, और उसके अंदर जो है 100 मुल्क ऐसे होंगे जो कराची शहर से छोटे हैं, वो पूरी कंट्रीज जो हैं। तो ये एक जो कराची शहर है ये माशाल्लाह इतना वसी हो गया है, इतना बढ़ गया है, क्योंकि लोगों की एक तो माइग्रेशन है, सिस्टम बड़ा है, इस वक्त हमारे जो आबादी है वो बढ़ी है, पर रिसोर्सेज क्यों कम है, ये सवाल जो है वो हमारा बीच में रह गया है। क्योंकि पैनिक ओवरऑल फैल रहा होता है, लोग परेशान होते हैं पानी की किल्लत की वजह से, तो जाते जाते तमाम कराची के शहरियों को आपको मैसेज देते हुए जाइए कि जी उनको क्या करना चाहिए अगर पानी नहीं आ रहा हो तो। अल्टीमेटली कंप्लेन, कोई नंबर, कोई किसी किस्म का कोई बात की जी। एक तो मैं बिल्कुल, मीडिया जो होता है ना वो एक ऐसा है कि अवाम जो है वो मीडिया को बहुत ज़्यादा वेटेज देती है, देखती है, इसके थ्रू जो मैसेज जाता है वो पब्लिक ज़रूर उसको ऑब्जर्व करती है। सबसे पहले तो ये कि पानी का जो ज़िया है काइंडली उसको कम से कम कीजिए, ठीक। उसका ज़िया में बहुत सारी चीज़ें हैं, गार्डनिंग है, गाड़ियों को धोना है, फर्शों को धोना है, ठीक है ना, डेली फर्श को बाहर के वाले को धोना है, कार पोर्च को डेली धोना है। तो मैं बिल्कुल ये आपके तवज्जुह से ये पब्लिक से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज पानी की जो वेस्टेज है उसको कम कर दें, ठीक है ना। उससे जो भी पानी बचेगा वो आपके काम आएगा, मेरे काम आएगा और इस पब्लिक के काम आएगा। बहुत शुक्रिया असदुल्ला साहब, आप हमारे साथ थे, और केली एसडब्ल्यू का जो मौक़िफ़ है वो भी हम तक पहुंचा है, KWSP का, और उम्मीद करते हैं कि आवाम को भी इन मसाइल का समझ आई होगी कि एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ से चल रही है और किस तरह से उन तक ये पानी पहुंचता है। तो इस पानी की कदर कीजिए, जैसे कि उन्होंने बोला कि हम अपने बिहाफ पे एटलीस्ट यही एफर्ट कर सकते हैं कि ये पानी जाया होने से मैक्सिमम बचाया जा सके। बिल्कुल, और आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि कराची में फराहमी और निकासी आपकी जिम्मेदारी कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की है, लेकिन इस इदारे को भी कई चैलेंजेस का सामना है, जिसके बायस कराची में फराहमी और निकासी आप मुनासिब अंदाज में नहीं हो पाता। गुड मॉर्निंग, आज की टीम ने MD कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड हाशिम रजा जैदी से मुलाकात की है और उनसे मालूम किया है कि कराची में पानी के मसाइल के हल के लिए क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं। आइए हम भी देखते हैं। कराची को तकरीबन 1250 मिलियन गैलन पानी की ज़रूरत है हर रोज़ के हिसाब से। कराची को पानी के 2 सोर्स हैं, एक धाबेजी या फिर उससे पहले किंजर लेक और एक हब रिवर डैम। हब डैम से हमें 100 मिलियन गैलन पानी मिलना चाहिए और धाबेजी से हमें 550 मिलियन, तो ये कुल मिला के हो गया 650 अगेंस्ट ए रिक्वायरमेंट ऑफ 1250, तो तकरीबन आधा पानी मिलता है। हब रिवर डैम का जो सोर्स है हमारा, उस पर हमारा पूरा डिस्ट्रिक्ट वेस्ट और कुछ साउथ का इलाका उस अकेला उस एक सोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। जब वहाँ पे 100 मिलियन गैलन के बजाय 20 मिलियन गैलन पानी मिलेगा तो ये पूरा औरंगी और ये एरिया जो एडजेसेंट है इसका टाउन पूरे का पूरा वेस्ट डिस्ट्रिक्ट ये पूरा मुतासर हो जाता है। इसको एड्रेस करने के लिए हमने ये किया है कि हमने अपने हब रिजर्वायर को अपने NEK रिजर्वायर से जोड़ा है। NEK रिजर्वायर, COD रिजर्वायर और बाकी रिजर्वायर जितने हैं हमारे, वो सारे भरते हैं धाबेजी से जो पानी हमारे यहाँ आता है, यानी किंजर लेक के पानी। पिछले दिनों अखबारों में बहुत संजीदा एक बात आई कि कराची के पानी में, वाटर बोर्ड के पानी में फुजला मिला हुआ है। मैं आपको एक MD वाटर बोर्ड आपको एक गारंटी दे देता हूँ कि हमारे जितने रिजर्वायर्स हैं जहाँ से कराची को पानी सप्लाई होता है, NEK, COD, पिपरी, हब, घारो, जहाँ जहाँ पे हमारे रिजर्वायर्स हैं
वहाँ पे 100% साफ पानी, क्लोरीनेटेड पानी होता है, वो उसमें कोई ऐसी चीज़ खुदा न खास्ता नहीं मिली हुई कि लोगों को परेशानी। रिजर्वायर से कराची के अंदर जो पाइप बिछे हुए हैं वो 11,000 किलोमीटर के पाइप हैं। इसमें जगह जगह लोगों ने नाजायज कनेक्शन लिए। अच्छा, जब नाजायज कनेक्शन लेते हैं तो वो पाइप को तोड़ना पड़ता है उनको, या उसमें सुराख करना पड़ता है। जैसे ही पाइप में आप सुराख करते हैं ना, तो उसमें जो क्लोरीन मिला हुआ पानी आ रहा है तो उसमें से क्लोरीन फौरन खत्म हो जाती है, क्योंकि जैसे ही ऑक्सीडेशन होती है, हवा पानी को लगती है, तो उसमें से क्लोरीन ऑटोमेटिकली केमिकल रिएक्शन होता है, उससे खत्म हो जाती है। फिर भी साफ है, चलें क्लोरीन हमने एक दफा मिला के उसको हमने कर तो दिया था साफ, लेकिन उसमें ज्यादा खतरनाक बात यह होती है कि इर्द गिर्द की जो सुराख के इर्द गिर्द पानी, क्योंकि लाइनें हमारी जमीन के नीचे, इर्द गिर्द की गंदगी उस पानी में शामिल हो जाती है। तो ये बड़ा मसला है, ये असल में प्रॉब्लम यहाँ पर है। फिर दूसरा प्रॉब्लम ये है कि हमारी सीवेज की लाइनें भी और हमारी पानी की लाइनें भी खासी पुरानी हो गई हैं, इनकी रिप्लेसमेंट नहीं हुई बहुत अरसे से। वक्तन फवक्तन हम लोग ये जो हमें इत्तला मिलती है कि फलानी किसी जगह कराची में या पेरिफेरी में हमारी लाइन को तोड़ के कहीं पे उन्होंने हाइड्रेंट बना लिया है, टैंकर भरे जा रहे हैं, हम फौरन वहाँ पहुँचते हैं। लेकिन देखिए, उसमें फिर ये होता है कि एक दफ़ा तो उसने हमारी लाइन को नुकसान पहुँचा दिया, उसको हमने रिपेयर कर दिया, वहाँ से हम हटे तो वो दोबारा आ जाते हैं, वहाँ नहीं तो किसी और जगह। तो ये कॉन्स्टेंट हमारा वो सिलसिला चलता रहता है। अब नई जो सोसाइटियां बन रही हैं, बिल्डिंगें बन रही हैं बहुत ऊंची ऊंची, सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी लगा दी है एनओसी इशू करने पे नई बिल्डिंगों को, इस वजह से कि पानी कहाँ से देंगे। पानी से भी ज्यादा जरूरी चीज ये कि उनको सीवेज का सिस्टम कैसे बना के दूंगा मैं। हमने अगर एक घर के लिए सीवेज डाला है उस गली में जो कि 3 या 6 इंच का होगा, अगर उस पर आप 10 घर बना दें तो 10 घरों का सीवेज तो नहीं उस लाइन में आएगा, तो फिर लामहला वो चौक होगी, लामहला वहाँ पे गंद होगा, लामहला प्रॉब्लम आएगी और मेरा पूरा सिस्टम खराब होगा। तो ये जब भी आप लेते हैं ना मकान या फ्लैट या कुछ खरीद, प्लीज इंश्योर करें कि उस इलाके में उस जगह पे पानी की सोर्स क्या है, सीवेज की सोर्स क्या है। तो जनाब, बात बिल्कुल सीधी है, बात बिल्कुल साफ है कि अगर हम चाहते हैं कि हमें ठीक से ट्रीट किया जाए तो हमें भी ठीक होने की जरूरत है। जिस तरह के वो बात कर रहे थे एमडी साहब, तो वो यही कह रहे थे कि जिस तरह से आप वाटर पाइप को बीच में से तोड़ते हैं तो डेफिनेटली वहाँ इर्द गिर्द के जो गंद है वो भी उसके अंदर पानी में शामिल हो जाता है, जिसकी वजह से बाद में कंप्लेन की जाती है कि पानी में फुजला भी शामिल है। इस तरह की अफवाहें भी जो है वो हम पिछले दिनों सुन रहे थे और आवाम काफी परेशान भी हो गई थी। और समटाइम्स आपका अपना फॉल्ट ये होता है कि आपकी बिल्डिंग का टैंक या आपके घर के ऊपर जो टैंक लगा, आप उसकी सफाई सुथराई का भी ख्याल नहीं रख रहे होते, जिसकी वजह से आपका पानी गंदा आता है और अल्टीमेटली आप ब्लेम करते हो KWSB को। तो इन तमाम चीजों को भी हमें नोटिस में रखने की जरूरत है और खुद से भी ठीक होने की जरूरत है। जी हाँ, बिल्कुल खुद से भी ठीक होने की जरूरत है और खुद से भी रूल्स तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है कि अगर आपके पास कोई प्लम्बर या कोई भी आया और उसने कहा कि जी यहाँ से तोड़ के उसको यहाँ से जोड़ देते हैं, तो ऐसा नहीं होता, आपको प्रॉपर इजाजत लेनी चाहिए। गुड मॉर्निंग, आज में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद मिलवाएंगे आपको। ज़ेरे जमीन पानी तलाश करके निकालने वाले बोरिंग कारीगर से वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और जनाब, अब हम आ गए हैं खाने पीने की बातों पे, यानी कि हम आ गए हैं रैपिड रेसिपी पे। और जब भी रैपिड रेसिपी की बात होती है और स्पेशली गुड मॉर्निंग आज में, तो हमारा ध्यान जाता है हमारी शेफ की जानिब। और तूबा आज क्या बना रही हैं ये आपको दिखाते हैं हमारी रैपिड रेसिपी में। Here we go.
जी ये मज़ेदार और यमी चिकन आपने क्लब सैंडविच देखा, और अनम ये तो मैं यूँ बना लूँ। ये ऐसे ही बना सकती है, आई नो आप इस तरह से बना सकती है। वेल ये जो क्लब सैंडविचेस थे मेरे वैसे बहुत फेवरेट होते हैं, लेकिन इसमें उन्होंने एग को फ्राई करके डाला है। मैं अक्सर बॉयल एग भी इसमें डाल लेती हूँ। बॉयल एग्स की अगर आप स्लाइसेस बना लें तो उसको भी आप इसमें डाल के खाएंगे तो बहुत मजे के लगेंगे। वेल अगर आपने ये रेसिपी मिस कर दी है तो आप फेसबुक पर भी हमारी इस रेसिपी को गुड मॉर्निंग आज के पेज पर देख सकते हैं। ठीक है जी, और मजीद आगे बढ़ते और आपको बताएं कि इस बात से तो कोई इनकार नहीं है कि कराची के कई इलाके और इनमें रहने वाले अवाम पानी के मसले से दो चार है, लेकिन इस मसले का एक ही हल है, वो है पानी की बोरिंग, जो कि हमारे घर में भी हो रही है, जिससे बड़ी तादाद में लोग फायदा उठा रहे हैं। अच्छा, वैसे मैंने नहीं अभी तक करवाई है पानी की बोरिंग, लेकिन पानी की बोरिंग में कितना वक्त लगता है और उस पर कितनी लागत आती है, और पानी मसले जो है वो इसके किस तरह से हल किए जा सकते हैं, किस तरह से सूदमंद साबित होता है, ये सब जानने के लिए बोरिंग करने वाले कारीगर से ही हमने बात की। आइए देखते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। हमारा नाम मुस्लिम खान है, 14 साल से ये काम करता है। हम लोग पानी का परेशानी है लोगों को, 600-700 फुट तक हम खुदाई करते हैं, फिर पानी निकल जाता है बोरिंग से। मीठा भी होता है, कड़वा भी होता है। बस हम ये देखते हैं कि इधर गटर लेन नहीं है, इधर लाइट कर वो बिजली का लेन नहीं है, फिर हम उधर ही खुदाई कर देते हैं। पहला 2-3 फुट हाथ से करते, फिर उसके बाद जो है तकरीबन मशीन लगा देते। इधर पत्थर आ गया ना, इधर पहला दिन है इसका, 20 फुट काम हुआ है। जब पत्थर आ गया तो फिर ये 3-4 दिन में पत्थर कटेगा, फिर उसके उस तरफ जो मिट्टी है, फिर तकरीबन 10 दिन काम। बड़ा बोर है ना ये, मशीन भी बड़ा ही है। टेस्टिंग वाला आते वो निशान लगा देते, बोले इधर बोरिंग करो, इधर पानी मीठा है। किसको पता है इधर पानी मीठा है? वो अल्लाह को पता है खाली कि इधर पानी मीठा है, इधर पानी है, इधर नहीं है। अभी ज्यादा है काम, पहले इतना नहीं था। अभी इस दौर में काम ज्यादा हो गया, बहुत पानी का टेंशन है बहुत लोगों को। पीने का पानी इधर लोग नहीं देते, सारे इलाकों में बस पानी चाहिए। सारे इलाकों में पानी बहुत है डैम में, लेकिन छोड़ता ही नहीं है। अभी हम पूरा कराची का काम करते हैं, पूरा कराची में। वो शाह मंजिल है, उधर पानी भी नहीं है और बहुत हार्ड जमीन है उधर का। औरंगी टाउन में उधर किया है, माजर कैम्प में, हाँ उधर किया, उधर भी पानी इतना नहीं है। गुलशन गाजी में भी बहुत काम किए हम लोगों ने, पानी नहीं है उधर, सारा पहाड़ी इलाका है। क्लिफ्टन में भी एक, बिल्कुल क्लिफ्टन के आसपास मैंने एक बोरिंग की। बोरिंग के लिए एक फम लगता है, मतलब ये घर वर जो होता है ना इसके लिए, और वो एक घर के लिए एक वो समर पम्प लगता है। पर ये बात तो वाकई खुदा जानता है कि कहीं पर आप बोरिंग करा रहे हो वहां पर मीठा पानी निकलता है कि खारा। लेते हैं यहाँ पर छोटी सी एक ब्रेक, जिसके बाद मिलेंगे पाकिस्तान के चमकते सितारों से। Don't go anywhere, stay with us. Keep watching. Good morning आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और इस वक्त हमारे से स्टूडियो में मौजूद है पाकिस्तान का चमकता सितारा हिबा, जो कि बहुत अच्छी कैलीग्राफी करती हैं। आएंगे उनसे कुछ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हिबा, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी? वेलकम टू गुड मॉर्निंग आज। आप डेफिनेटली इस हमारे सेशन में आई हैं, तो इस सेशन में हमारे जितने भी लोग आते हैं वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं। ये बताएं कि कब से करेंगे कैलीग्राफी? कैलीग्राफी इज़ लाइक मैं 2 साल से 2.5 साल से ऐसे कुछ, जब से यूनिवर्सिटी ज्वाइन करी थी तब से। अच्छा, अभी आप अंडर ग्रेजुएट है, आप कैलीग्राफी कर रही हैं, लेकिन प्रोफेशनली आपने इस काम को शुरू कर दिया है, जो कि बड़ी अच्छी बात है। तो ये बताइएगा किसी पब्लिक प्लेस पर आपने कुछ कैलीग्राफी की हो, कहीं पर लगा हो आपका कोई काम? पब्लिक प्लेसेस लाइक मैं अभी अप्रोच कर रही हूँ आर्ट गैलरीज, तो आर्ट गैलरीज में अभी अप्रोच कर रहे हैं, और एक मेरा ऑनलाइन स्टोर अभी स्टार्ट हुआ है। अच्छा, तो मेरा जितना भी काम है वो कार्ड द आर्ट के नाम से फेमस है। तो वो किस नाम से? कार्ड द आर्ट। अच्छा, तो कार्ड द आर्ट चलता है। अभी आज एक लॉन्च है, एक मोबाइल CART कार्ड, नो CART कार्ड द आर्ट। बस मैंने एक पेज ऐसा देखा है जो कि के से है, उन्होंने कार्ड को के से लिखा हुआ है। कार्ड इज आर्टिस्ट, वो मेरा शी इज एन आर्टिस्ट। अच्छा, शी इज एन आर्टिस्ट। तो कैलीग्राफी इज लाइक हॉबी एंड पैशन। वो जब डिज़ाइनिंग पढ़ना शुरू करा तो फिर वो और ज़रा और इन्हेंस हुआ, और टीचर्स बहुत सपोर्टिव मिल गए,
तो उसके बाद डेली रूटीन में करना शुरू करा, डिजाइनिंग के असाइनमेंट्स फेंक के और वो साइड पे करके कैलीग्राफी करनी शुरू कर दी। तो फिर ऐसा हुआ, कुछ लोग कैलीग्राफी में जरा कहते थे कि हमसे नहीं हो रही, ये बहुत हार्ड है, ये क्यों है डिजाइनिंग में, तो उनके असाइनमेंट्स करे। तो ऐसा लगता था कि बस कैलीग्राफी इज लाइक समथिंग जो बहुत खुशी देती है ना चीज, वो हॉबी पैशन बन गया। फिर उसके बाद my godfather, my someone very special, told me कि ना तुम इसको आगे क्यों नहीं बढ़ाती, तुम इसको प्रोफेशनली क्यों नहीं स्टार्ट करती। तो मैंने कहा नहीं, इतने बड़े बड़े कैलीग्राफर्स हैं, मैं क्या मुझसे नहीं हो सकता यार, कौन मेरा कौन देखेगा, मेरा कौन खरीदेगा। तो he was like no, you have to तुम करो। तो उनके कहने पे I have started my online store called that. He's my mama and he has an advertising agency. So तुम करो। तो जब उन्होंने मुझे ये बोला तो मैं ऑब्वियसली उनको तो ये नहीं बोल सकती थी कि नहीं मैं नहीं कर रही, आप मुझे क्यों फोर्स कर रहे हैं। तो मैंने अपने दोस्तों को बोला कि वो ऐसा कह रहे हैं, तो कह रहे हैं हम तो तुम्हें कब से कह रहे हैं, तुम क्यों नहीं सुनती। तो मैंने कहा ओके, ट्राई करने में क्या है। तो वो होते ऑनलाइन स्टोर, फिर आर्ट गैलरी से मैसेज एंड सडनली। अच्छा, बिल्कुल सही कह रही हैं, अप्रिसिएशन हो तो बंदा फिर कुछ भी काम कर लेता है, लेकिन अप्रिशिएट भी उसी को किया जाता है एटलीस्ट जिसके अंदर टैलेंट हो। तो आपके मामा ने आप में टैलेंट देखा, तो आप आज यहाँ पर गुड मॉर्निंग आज में हमारे साथ हैं। अच्छा, कैलीग्राफी की बात हो रही है, तो ये एक मुश्किल आर्ट तो नहीं, लेकिन बड़ा ट्रिकी और बड़ा डिफिकल्ट सा आर्ट होता है। इसको हर कोई इतना आसानी से कैरी भी नहीं कर पाता और बड़ा इसके अंदर दिमाग भी खर्च होता है, टाइम भी लगाना पड़ता है। तो जब आप कैलीग्राफी करने के लिए बैठ रही होती है, आपको पता होता है कि आज मैंने कुछ नया बनाना है, तो उस वक्त जहन में क्या होता है आपके कि जो दिमाग में आया सडन पेंट कर दिया, या बड़े पहले से प्लानिंग हो रही है? पेपर एंड पेंसिल, क्योंकि मैं कभी भी जब भी आर्ट स्टोर भी स्टार्ट हुआ तो मैं कभी भी ऐसे नहीं था कि समवन ऑर्डर्स मी एंड आई डू दैट। अच्छा, आई जस्ट ओनली डू व्हाट आई नीड टू। अच्छा हिबा, अक्सर जब कैलीग्राफी को मैं देखती हूँ ना, तो मुझे ये होता है कि क्या ये बच्चे वो होंगे जो बचपन में भी जिनकी राइटिंग बड़ी अच्छी होती होगी और फिर वो काम करते होंगे, आप क्योंकि स्टूडेंट भी रही हैं। हॉरिबल। अच्छा, हॉरिबल। हाँ, क्योंकि अक्सर ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी बचपन में राइटिंग बहुत खूबसूरत होती है, वही बड़े होकर कैलीग्राफी की तरफ भी आते हैं। लेकिन अगर आपकी राइटिंग हॉरिबल थी तो ये अब इतना निखार कैसे आ गया कि प्रोफेशनली इस काम को? ड्यूरिंग माय प्राइमरी सेक्शन आई वाज अ वेरी हॉरिबल राइटर बट अ टॉपर। बट कोई ये नहीं देखता था कि राइटिंग है या मैं वो लड़की थी जो आई कांट ड्रॉ अ स्ट्रेट एप्पल। मेरे सारे कजन्स, मेरे सारे सिबलिंग्स, जब हम सब इकट्ठे होते थे तो दे डू द आर्ट कॉम्पिटिशंस एंड ड्राइंग कॉम्पिटिशन एंड कलरिंग बुक्स एंड आई वाज द वन हु वाज रीडिंग स्टोरी बुक्स इन द साइड। और आई वाज लाइक नहीं छोड़ो, इतना तो पढ़ने में ये कैसे बनता है, ये कलर कैसे करते हैं, और मैं ऐसी थी, आई डोंट नो एनी। चलिए जी, मैं अनम से यही कह रही थी कि बिल्कुल हिबा ने बहुत सारी मेहनत की होगी। अच्छा, हिबा का हमारे पास कुछ काम है, कुछ वर्क है, वो हम आपको दिखाते हैं, आइए देखिए। बहुत ही खूबसूरती से हिबा आपने सारा काम किया है, हमने भी देखा है ना। आई होप कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उसको भी ये सब कुछ बहुत पसंद आएगा। अभी आप कुछ बता रही थी सारे अपने काम के बारे में, कैसा रिस्पांस आ रहा है लोगों की तरफ से? लोग, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं, इतनी मुकद्दस राइटिंग है कि इसको अपने घरों में भी लगाते हैं, तो किस तरह का रिस्पॉन्स है? बहुत अमेजिंग, जो मैंने नहीं सोचा था कि मुझे ऐसा रिस्पॉन्स, क्योंकि सब मुझे लगता था कि बहुत सारे आर्ट कैलीग्राफर्स हैं, बहुत सारे दुनिया में हैं, और अरबिक करते हैं तो सऊदीया और इंडिया में खास तौर पे बहुत हैं। तो मुझे लगता था क्यों मुझे कोई अप्रिशिएट करेगा, क्यों मेरा कोई काम खरीदेगा। बट माई रिलेटिव्स दे आर लाइक, जो चचा ताया टाइप जो लोग आते हैं हमारे,
वो ये तुम मुझे दे दो प्लीज, ये मैं अपने ड्राइंग रूम में फ्री में तो नहीं मांगते। तो ये नहीं देना नहीं। और फिर ये रहा कि तुम बहुत मेहनती हो, तुम बहुत मेहनती हो, बस वो जो एप्रिसिएशन होती है ना वो दिल करता है फिर और करो। अगर यही चीज मोटिवेशन रुक जाती ना तो फिर होता है छोड़ दो। वही ना, बस हिबा जो है वो बहुत मेहनती है, बहुत अच्छा काम है। 2 कैलीग्राफी जो है 2 पेंटिंग्स हमारे घरों पे भिजवा दीजिएगा। अच्छा नहीं, अच्छा बहुत ज़बरदस्त आप काम करती हैं। अच्छा ये बताएं कि जब आप लिख रही होती हैं, क्योंकि इसमें लिखाई का बहुत ज़्यादा काम है, जाहिर सी बात है, इतनी इंपॉर्टेंट वो आपकी कैलीग्राफी होती है, उसमें आप एक चीज़ भी मिस नहीं कर सकते हैं, कुछ गलत भी नहीं कर सकते हैं आप, उसके अंदर मार्जिन नहीं है आपका। तो बहुत बड़ी कोई चीज़ लिखना पसंद करती हैं या फिर शॉर्ट कोई चीज़ लिखना पसंद करती हैं? एप्रिसिएशन ज़्यादा किसके ऊपर आती है कि आपने जैसे कोई आपने आयतुल कुर्सी लिखी है या आपने चारों कुल में से कोई एक कुल उसको लिखा है, तो क्या आपकी प्रेफरेंस या स्पेशलिटी क्या होती है कि मैं किस तरह की कैलीग्राफी? कि जब मैं कोई कैलीग्राफी करने बैठती हूँ तो आई वाज लाइक आई फाइंड सम आयत, अच्छा एक ऐसी आयत जो मुझे लग रहा होता है अगर इफ आई एम वांट टू गिव समवन तो मुझे लग रहा था उसके लिए क्या बेहतर है, मैसेज भी हो उसके थ्रू। तो मैसेज जैसे अभी लास्ट मंथ मेरी फ्रेंड की शादी थी तो वो एक आयत है वो खलकनाकुम अज़वाजा एंड वी हैव क्रिएटेड यू इन पेयर्स। तो हर इवेंट के हिसाब से जो दे रही हूँ उसके हिसाब से, और कभी जो मैं चाहती हूँ जो आयत सडनली एक आयत आपको ऐसी होती है जो अट्रैक्ट करती है, यार इसमें ऐसा एक मैसेज है जो आजकल लाइफ में जरा इम्पोर्टेंट हो गया मेरी रूटीन में, तो वो बना। बड़ी अच्छी बात आपने की कि ये गिफ्ट देने के लिए भी बहुत बेहतरीन चीज़ है, और जब आप खुद ही काम करते हो तो उसमें आपकी एफर्ट्स भी जाहिर बात है उसमें शामिल हो जाती है। तो आप मुझे ये बताएं कि आपने अपने रूम में अपने लिए, क्योंकि हर आयत आप समझती हैं कि किसी ना किसी तरह से रिलेट कर जाती है, तो आपने अपने रूम में कौन सी जो कैलीग्राफी है वो की हुई है? रूम में तो मेरे लगती ही नहीं है वो। अच्छा, इससे पहले मैं बनाऊँ वो कोई ना कोई ले जाता है। फ्री में तो नहीं लेके जाते, मैं पहले भी ये पूछ चुकी हूँ। नहीं फ्री में यार रिलेटिव्स तो वो फ्री में लेना है, इसलिए अनम का फोकस ज्यादा अगर आपको ऐसे काम कर रहे होते हो ना तो आपके रिलेटिव्स वगैरह उनको उनकी ज्यादा जो कोशिश होती है वो कि यार तुम तो ये काम कर ही रही हो, तुम बना लेना, तुम तो बना लेना, तुम तो वो जो काम आप कर रही हैं वो बिल्कुल प्राइसलेस है, उसकी कोई कीमत नहीं है। मतलब दुनिया की सारी सीनरीज एक तरफ, लेकिन ये पर्टिकुलर मैसेजेस जो आप लिखती हैं, जो आप बनाती हैं, ये एक तरफ है। हम चाहेंगे कि आप ऐसे ही अच्छा काम करते रहें। अच्छा हिबा, आप हमारे शो पर आई और बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि इस तरीके का यंग टैलेंट हमने बुलाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हम चाहेंगे कि आप दोबारा भी हमारे शो पर आते रहें और कुछ नया काम लेकर आएँ। तो जनाब, ये तो थी हमारा ख़ास टैलेंट हिबा, जो बहुत ज़्यादा अच्छी कैलीग्राफी करती हैं और हमने आपको दिखाया भी इनका काम, और पाकिस्तान में भी इतना ज़्यादा टैलेंट है जिसको हम हाईलाइट करते हैं अपने शो में। तो आप में भी कोई ख़ास टैलेंट है और आप भी इसी पर आना चाहते हैं तो हमें अपनी कहानी बताएं हमारी सोशल मीडिया साइट पर, ताकि हम आपको गुड मॉर्निंग आज में तारे ज़मीन या चमकते सितारे में बिठा के गुड मॉर्निंग आज का हिस्सा बना सकते। बिल्कुल, इसी के साथ ही प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी सेम टाइम सेम चैनल पर, कुछ नए मेहमानों, कुछ नए टॉपिक्स के साथ। टिल देन हमें इजाजत दीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिएगा एंड कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज।